सो हेलो गाइस, वेलकम टू दर ब्लॉग। सो आज कोई इधर उधर का ब्लॉग नहीं होगा, ना ही कोई ट्रैवल ब्लॉग होगा, सीधा वन ऑन वन ब्लॉग रहने वाला है। एंड इसमें मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि मेरी एसीएल इंजरी कैसे हुई, क्या हुआ, एंड मैं उसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाया सर्जरी से। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे सर्जरी से प्रिवेंट करने के, बट एट द एंड मेरे को सर्जरी करवानी पड़ी एसीएल की। मतलब कि इतना टीयर कर दिया था मैंने, मतलब इतना बिना रेस्ट लिए मैं खेलता गया कूदता गया, यानी मतलब डेली एक्टिविटीज बंद ही नहीं की इंजरी के बाद भी। एंड वो क्यों नहीं की, क्या मेरे साथ हुआ था, वो सारे रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो आज है 27 जून 2025 एंड ये मेरे को चोट लगी थी, यानी इंजरी हुई थी 2025 12 अप्रैल, यानी यू कैन गैस आज से 3 मंथ्स एंड 15 डेज बैक। सो इतने महीने बाद मैं ये ब्लॉग बता रहा हूँ, 3.5 महीने बाद। बट क्या क्या हुआ था वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो 12 अप्रैल को स्कूल गया सबसे पहले, एंड फर्स्ट के 2 पीरियड हमारे पीई के थे, तो पीई खेलने गए थे। एंड उस दिन फुटबॉल खेल लिया, मतलब डेली क्रिकेट खेलते थे या कोई और स्पोर्ट खेलते थे लाइक हैंडबॉल क्रिकेट ये खेलते थे, बट उस दिन फुटबॉल खेल लिया। एंड मैं ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था फुटबॉल खेलने, बिकॉज फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम, एज यू कैन सी बैक ऑल्सो। रोनाल्डो भी है, मतलब उसको देख के ही थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना। सो उस दिन भी नॉर्मल सा डे था, फुटबॉल खेल रहे थे। एंड एक दो गोल भी मारे थे मैंने, बट जब एक बार क्या हुआ, एक मोमेंट आया, मैं बॉल ड्रिबल करके ले जा रहा था आगे, एक लड़का आया, मतलब सामने वाली टीम का जो डिफेंडर था उनका, ही केम एंड टैकल्ड मी, मतलब आके मेरी नी पे ऐसे जोर से धक्का लग गया उसका। मतलब टैकल करने आया था, ऑब्वियसली बॉल छीनने आया था, बट गलती से उसका मेरी नी पे लगा। एंड नी पे लग के नी से मतलब मैं ऐसे जाके जब गिरा ना, तो गिर के ये नी वापस से जाके नीचे जाके ग्राउंड पे लगी। सो थोड़ा कुछ ट्विस्ट जैसा महसूस हुआ मेरे को, बट कुछ ज़्यादा दर्द नहीं हुआ इतना। मतलब ऐसा दर्द था कि मैं सह सकता हूँ, इतना दर्द था। बट फिर मैं थोड़ी देर बाहर गया, जाके बैठा, ग्राउंड से बाहर जाके बैठा। एंड मतलब रब किया, कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा लगा कि हड्डी में चोट है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि नी में भी लिगामेंट होते हैं, कितने लिगामेंट होते हैं, वो सब नहीं पता। हड्डी में चोट है, जाके मैंने साइड में बैठ के थोड़ा देर रब किया। एंड रब करके वापस से खड़ा हुआ, सो थोड़ा नॉर्मल सा फील हुआ। फिर जब मैं खेलने गया, वापस से खेला। फिर एक बार जब बॉल मेरे पास आई, बॉल मैंने राइट पैर से रिसीव की, बट लेफ्ट पैर पे पूरा जोर आ गया, क्योंकि राइट पैर जब हवा में गया बॉल रिसीव करने के लिए, तो लेफ्ट पैर पे जोर आया। एंड वापस से ट्विस्ट हुआ एंड मैं नीचे गिर गया। सो तब मेरे को लगा कि यार कुछ दिक्कत है, बोन वोन टूट गई है, ऐसा कुछ लगा, क्योंकि लीगामेंट का मेरे को इतना नॉलेज था नहीं, वैसे भी साइंस नहीं लिया मैंने कि लीगामेंट वीगामेंट पता हो। सो इतना नॉलेज था नहीं। एंड कुछ वापस से ट्विस्ट हुआ, मैं वापस जाके गिर गया, फिर वापस बाहर गया। बाहर जाके मैंने रिलीज स्प्रे लगाया, बाद में आइसिंग की बहुत देर, स्कूल में आइसिंग की। फिर स्कूल, क्योंकि सुबह के 2 पीरियड थे, घर भी नहीं जा सकता था। इतना पेन तो था नहीं, मतलब सह पा रहा था मैं, इतना पेन था, शहर तो रहा ही था। आइसिंग वाइसिंग की, बट स्वेलिंग हो गई थी जब तक मैं स्कूल से घर पहुंचा, इतनी स्वेलिंग तो हो गई थी कि हाँ भाई आइसिंग करनी पड़ेगी एंड डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो उस दिन मैंने मम्मी को बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा देंगे। मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं दिखाना डॉक्टर को, क्योंकि उस टाइम पे ना अंडर 19 की टूर्नामेंट आने वाली थी। एज यू नो मैं क्रिकेट क्लास जाता हूँ, तो उस टाइम पे टूर्नामेंट आने वाली थी अराउंड 18 अप्रैल से। तो मैंने सोचा यार अब डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, फिर मम्मी मेरे को खेलने नहीं देंगी, इसलिए मैंने कहा डर तो सह पा ही रहा हूँ, तो आइसिंग वाइसिंग कर लेता हूँ। अगर घर पता चल गया कि यार कुछ क्रैक वैक है बोन में, तो मेरे को खेलने नहीं देंगे। तो नॉर्मल सा मैं आइसिंग करता गया, आइसिंग करता गया। 18 अप्रैल आ गई, आइसिंग करता गया। 18 अप्रैल को टूर्नामेंट तो नहीं आई थी, क्योंकि टूर्नामेंट हो चुकी थी डिले। अब रीजन बीसीए वालों को पता होगा, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने टूर्नामेंट डिले कर दी। डेट नहीं बताई, बट टूर्नामेंट डिले कर दी। सो 18 अप्रैल को सुबह मैं प्रैक्टिस में गया। सो सर ने प्रैक्टिस मैच रख लिया था वहीं पर ही। तो प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हुई मेरे साथ, वो मेरे लिए बहुत एक बोनस हुआ मेरे साथ, वो मैं बताता हूँ आपको क्या वो फ़ायदा हो गया था मुझे उस चीज़ से। कि मैच हुआ, मैं फील्डिंग टीम में नहीं था, बैटिंग टीम में था। फील्डिंग वाली टीम फील्डिंग करने गई, जब टॉस हो गया उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ पे, मैं आई मीन थोड़ा लेट था, तो मेरे को बैटिंग टीम में डाल दिया, बिकॉज ऑफ फील्डिंग टीम ऑलरेडी मेंबर थे उसमें। सो वो लोग फील्डिंग करने गए एंड उनकी फील्डिंग फील्डिंग थी। तो हमारे क्या होता है, एक ग्राउंड में मैच चल रहा है, तो इस तरफ नेट्स होती है, वो नेट्स भी कंटिन्यू रहती है। तो उस दिन थोड़े कम बॉलर थे, तो एज अ बॉलर सर ने मेरे को कहा कि जा तू बॉलिंग कर ले। तो मैंने कहा यार थोड़ा ठीक ही लग रहा है। एंड उस दिन क्या था ना, ये जो नी है, इसमें नहीं, सर्जरी इस वाली लेफ्ट नी में हुई है, एंड वो मोड़ भी नहीं सकता, सीधा ही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सो नी पे मैं, यहाँ पे मेरे को पेन था पूरे इधर लेफ्ट साइड, इसमें मैं राइट साइड, मतलब इधर चोट लगी थी ना, लेफ्ट साइड देखोगे तो आप, लेफ्ट साइड ये मेरा है। सो इधर पेन हो रहा था पूरे में, तो मैं इधर जोर से एकदम, गर्म पट्टी होती है वैसे ही लपेट के चला गया एकदम टाइट करके, कि जो होगा देखा जाएगा। तो उधर जब मैं बॉल डालने गया, फर्स्ट पहली बॉल ही फेंकी मैंने,
एंड फिर से पैर ट्विस्ट हुआ। मतलब जब डालते हैं तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट पैर एक मतलब पूरा पैर एक पूरा शरीर का जोर एक पैर पर आ जाता है, एंड जब दूसरा पैर हवा में होता है तब। तो डालते टाइम वही हुआ, जब इस पैर पे पूरा जोर आया शरीर का, सो मैं गिर गया। फिर से कुछ ट्विस्ट हुआ और फिर मेरे को थोड़ी टेंशन सी हो गई, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा पेन हुआ उस टाइम पे, मैं पूरा गिर गया। सर ने कहा कि साइड में जाके बैठ, आइस मंगवाता हूँ। फिर बैठा मैं साइड में जाके, आइसिंग की उधर भी बहुत देर तक। फिर सर ने पूछा डाल पाएगा बॉल, मैंने कहा सर नहीं अब नहीं होगा। तो फिर बैटिंग तो मैं कर पा रहा था, उस दिन भी मैंने बैटिंग की, उसके अगले दिन भी बैटिंग की, उसके अगले दिन भी की। बट जिस दिन ये चोट मतलब अकेडमी में मैं गिरा था, उस दिन तो मैंने घर आके बोल ही दिया, क्योंकि टूर्नामेंट तो ऑलरेडी डिले हो चुकी थी, मुझे नहीं पता कब थी डेट। घर आके बोल दिया डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराया, पहले एक्सरे कराया, एक्सरे दिखाया डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने सीधी बात मेरे से पूछी कि स्वेलिंग है, थोड़ा पेन होगा तेरे को, दवाई लिख के दी। एंड मेरे से एक चीज़ और पूछी, कुछ ट्विस्ट हुआ था? क्योंकि ट्विस्ट तो मेरे को अब पता है कि ट्विस्ट हुआ इसलिए लिगामेंट टूटा है, बट तब नहीं पता था। तब मैंने तो कह दिया कि कुछ नहीं, ऐसे ही 2-3 बार गिरा हूँ मैं। तो उसने बोला उसको भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना मतलब एक ही डॉक्टर था, अंजलि मेमोरियल करके एक हॉस्पिटल है वडोदरा में, उसके पास गए थे हम। तो उसने बोला कि ठीक है। मैंने तो मना कर दिया कि ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं हुआ, बस गिरा था 2-3 बार। तो उसने भी ज़्यादा एज्यूम नहीं किया होगा कि ट्विस्ट हुआ है कुछ, उसको भी लगा होगा गिरा ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी। मैंने आइसिंग कर करके 4-5 दिन में वो कम कर ली थी। तो उस दिन डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे वैक्सरे दिखाया, उसने दवाई दी। मैंने कहा ठीक है, एक्सरे में कुछ नहीं आया, ठीक है। बट मेरे को ये नहीं पता था कि एक्सरे से ऊपर भी एक चीज़ होती है, एमआरआई, जो कि एकदम लिगामेंट विगामेंट दिखाती है। तब तो मेरे को बस यही था कि बस जो चोट है वही है, बोन में लगती है, और कहीं लिगामेंट विगामेंट का मेरे को इतना बिल्कुल नॉलेज नहीं था, 0% नॉलेज था। काश थोड़ा भी नॉलेज होता तो मैं थोड़ा प्रिवेंट कर सकता था, क्योंकि अगर तब मेरे पास ग्रेड 1 की इंजरी थी, वो मैं फिजियोथेरेपी से कर लेता। तो फिर अगले दिन से मैं नॉर्मल था, नी कैप पहना, चला गया खेलने क्रिकेट। मतलब अकेडमी चला गया, बस बॉलिंग नहीं हो पा रही थी। बॉलिंग को मैंने सर को मना ही कर दिया, सर बॉलिंग नहीं होगी, डेली बैटिंग कर लूंगा आगे, जब तक अभी थोड़ी इंजरी हुई है, तो जब तक इंजर्ड हूँ बॉलिंग बॉलिंग नहीं करूँगा। सर ने कहा ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट की डेट आई नहीं थी। सो बैटिंग करता गया, डेली बैटिंग करता गया, डेली डेली डेली। फिर भी टूर्नामेंट की डेट नहीं आई। फिर उसके बाद आता है 1 मई। 1 मई को फिर से एक बार टूर्नामेंट की डेट आती है 6 मई से। तो मैंने कहा यार 5 दिन है मेरे पास, 5 दिन में मैं बॉलिंग करने के लिए रिकवर फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर खेल रहा था। मैं एज अ बॉलर खेल रहा हूँ तो मेरे को बॉलिंग तो मेन है। अब मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, सर को बोल दूंगा सर एज अ बैट्समैन खिला लो, सर मानेंगे ही नहीं ना बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बैट्समैन बहुत है ऑलरेडी। बॉलर एज अ बॉलर खिलाना है तो खिलाएंगे वो। अब मैंने सोच लिया कि चल देखते हैं 5 दिन में फिट हो पाया, नहीं तो फिर टूर्नामेंट से बाहर। तो फिर वो और 5 दिन मैंने कंटिन्यू रखा अपना खेलना, रेस्ट नहीं दिया। सो उससे क्या हो गया ना, मेरा लिगामेंट और बेकार होता गया और बेकार होता गया। एंड जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि उस दिन जब मेरे को बैटिंग टीम में लिया था, उस दिन मैं गिरा था। तो उस दिन मेरे को ये फ़ायदा हुआ था कि मैं फील्डिंग टीम में नहीं था। अगर मैं फील्डिंग टीम में होता और वहाँ पे फील्डिंग करते टाइम या कुछ हो जाता मेरे को, तो ज़्यादा बड़ी इंजरी हो जाती। अच्छा है मैं वहाँ साइड में जाके नेट्स में गिरा था। बट वो गिरने की वजह से थोड़ा और ज़्यादा ये बेकार हो गया था लिगामेंट। एंड अब 5 दिन के बाद मैच खेलना है, सो मैंने थोड़ा सोचा कि यार नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं डेली कंटिन्यू रखता गया, कंटिन्यू करता गया। एक बार बॉलिंग डालने चला गया तो पूरा एफर्ट नहीं लग रहा था बॉलिंग में, थोड़ा बहुत इसमें मैं एफर्ट दे रहा था, थोड़ा ही बहुत, क्योंकि पूरा लगा ही नहीं पा रहा था। पूरा लगाता हूँ तो गिर गया था, एक बार वापस से गिर गया था उस दिन। सर थोड़े साइड में थे तो मैंने डाली, दोस्तों से पूछा एफर्ट लग रहा है, एक दो ने बोला नहीं लग रहा, कुछ ने बोला लग रहा है, जैसे ही तू डालता है वैसी है। तो फिर डालता गया, मेरी एक्शन पूरी चेंज हो गई थी, पूरी एक्शन चेंज हो गई थी। फिर सर आए, सर ने मेरे को देख लिया डालते हुए, बॉलिंग डालते हुए नेट्स में। सर ने देख लिया, सर ने बोला इंजर्ड है? मैंने कहा हाँ। बोला क्यों डाल रहा है? मैंने कहा सर 5 दिन बाद मैच है, डाल के देख रहा था। बोले मत डालो, अभी रेस्ट कर, 5 दिन में तो फिट हो जाएगा, आई नो। ऐसा सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, रेस्ट किया, बैटिंग की उस दिन भी वापस से। फिर 5 दिन हुए, यानी 6 मई वो भी डिले हो गई। 6 मई को फिर से डिले कर दी, क्योंकि सीनियर्स की टूर्नामेंट आ रही थी, 3 डे टूर्नामेंट, उसकी वजह से डिले करनी पड़ी उनको। तो 3 डे टूर्नामेंट तो पता ही है आपको, अब दो दो साल मतलब दो दो टूर्नामेंट मैनेज करना बीसीए वालों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारी डिले कर दी एंड सीनियर्स की खिलाई। अब सीनियर्स की डिले तो नहीं कर सकते ना। सो मेरे को एक दिमाग में आया, अच्छा चलो ठीक है सीनियर्स ही आई है तो हमारी डिले हो गई है। मैंने कहा 10 दिन 15 दिन बाद ही होगी टूर्नामेंट, क्योंकि तब तक उनकी ख़त्म होने वाली थी। 10-15 दिन का ब्रेक मिलता हमें बीच में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर से अब एक बार रिकवरी करने की कोशिश करता हूँ, 10 to 15 डेज है मेरे पास। सो फिर क्या हुआ, फिर खेलता गया मैं, फिर खेलता गया, बॉलिंग नहीं हो रही थी मेरे से, बिल्कुल नहीं हो रही थी। फिर आई 12 मई। 12 मई को स्वेलिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि यार मेरे से रहा नहीं गया। मैंने फटाफट गूगल पे सर्च मारा, पेन किलर फॉर रिड्यूस स्वेलिंग,
मतलब स्वेलिंग घटाने के लिए कोई ऐसी पेन किलर जो सबसे बेस्ट हो। तो गूगल ने दिखाया नेप्रोक्सेन, तो मैं जाके नेप्रोक्सेन ले आया। एंड पापा मेरे गांव में थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि हाँ पापा स्वेलिंग नहीं जा रही है, नेप्रोक्सेन लाऊं। फिर उनके एक फ्रेंड है ओमकार अंकल नाम से, वो एक हॉस्पिटल के मालिक है, ओनर है मतलब, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इन बारों में, इन चीज़ों में। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि दवाई की फ़ोटो भेज, क्योंकि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के मैं दवाई ले आया। उन्होंने फिर भी एक बार बोला कि दवाई की फ़ोटो भेज। फिर मैंने फ़ोटो भेजी, उन्होंने ओमकार अंकल को सेंड की। उन्होंने बताया कि स्वेलिंग नहीं जा रही, दवाई तो तू ले ले, बट कल एक बार एमआरआई ज़रूर कराना। अब एमआरआई कराने के लिए हमको पूरे डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती है, मतलब जो एमआरआई वाले हैं वो मांगते हैं ना कि डॉक्टर का पेपर दिखाओ, ये दिखाओ। तो कल हम फिर उसी डॉक्टर के पास गए, बट उसके फादर थे वहाँ पे, मतलब वो बाप बेटे दोनों उधर बैठते हैं उस हॉस्पिटल में। तो उस दिन वो बेटा नहीं था, बट उसके फादर थे। तो वहाँ पे गए, उनसे हमने मिला, तो उन्होंने उन्होंने भी सीधा सजेस्ट किया कि स्वेलिंग नहीं जा रही, इतने दिन हो गए हैं, कुछ हो गया होगा, मतलब 1 महीना हो गया चोट को एंड अभी तक स्वेलिंग नहीं गई है। क्योंकि 1 महीने में मतलब 1 महीने में बहुत होता है यार, बहुत 1 महीना होता है, 30 दिन में स्वेलिंग बहुत कम हो जानी चाहिए, बट मेरी उतनी की उतनी है और बढ़ भी रही थी। तो फिर उन्होंने बोला एमआरआई करा। अब जब एमआरआई कराई, उसके अगले दिन एमआरआई कराई हमने, अगले दिन एमआरआई कराई, उस दिन रिपोर्ट लिया, यानी 13 मई को एमआरआई कराई। 13 मई को रिपोर्ट लेके हम वापस से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि कंप्लीट लिगामेंट टीयर। जब मैं उसको पढ़ रहा था उसमें भी लिखा था कंप्लीट लिगामेंट टीयर है। तो यार मेरे दिमाग में आया कि यार अब क्या पता 17-18 से टूर्नामेंट आ रही है, मैं कैसे खेलूंगा, 13 तारीख तो हो गई है लिगामेंट टीयर से। तो उसने बोला अब नहीं खेल पाया, मतलब मैंने डॉक्टर को सीधा पूछ लिया कि सर अब बताओ खेल पाऊंगा कि नहीं। उसने बोला नहीं, अगर तू इसको पहले कर लेता तो तेरा 1 महीने के अंदर अंदर फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता। तब मेरे को रिग्रेट हुआ, वहीं मेरा मतलब आंसू निकल गए, इतना अंदर से ऐसा लगा कि यार पिछले पूरे साल मेहनत करी टूर्नामेंट के लिए, अब टूर्नामेंट आई है एंड टूर्नामेंट के टाइम फिर से इंजर्ड हो गया। लास्ट टाइम हुआ था 2023 में अंडर 16 की टूर्नामेंट के टाइम, उसमें भी मैं इंजर्ड हो गया था, हेयरलाइन क्रैक आ गया था हाथ में। बट इसको मैंने आइसिंग कर करके 10-15 दिन में ठीक कर लिया, जहाँ डॉक्टर बोल रहे थे 1.5 महीना लग जाएगा, बट स्टिल ये मैंने ठीक कर लिया। बट फिर डॉक्टर को मैंने पूछा कि नहीं खेल पाऊंगा, उसने बोला नहीं एंड अब तेरी सर्जरी होने वाली है, कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उधर से निकल गया मैं, मम्मी साथ में थी, उधर से हम निकल गए। फिर उधर से निकलने के बाद मम्मी ने सीधा पूछा अब बता क्या करना है, क्योंकि मम्मी को भी पता था टूर्नामेंट आने वाली है एंड मैं 1 महीने से इसलिए रेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि टूर्नामेंट खेलनी है, इसलिए मैं घर नहीं रुक रहा था। सो मैंने कहा कि मैं इस डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रहा, पिछली बार भी आया था तब भी उसने ऐसे बोला कि हो जाएगा, दवाई ले ले, स्वेलिंग है बस, उसने लिगामेंट का कुछ बताया नहीं था। तो मैंने कहा ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसने, वो मतलब थोड़ा चिल डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर था। उसने मेरा पैर ऐसे हिला के देखा, बोला कुछ लिगामेंट टीयर नहीं है। वहाँ से मेरी एक उम्मीद जागी कि हाँ भाई कुछ नहीं है। फिर उसने एक एक्सरसाइज बताई कि अपने पैर को ऐसे रख के, जो अपने तलवे होते हैं यानी जो एंकल होती है उसको ऊपर करो एंड जोर से नीचे दबाओ, क्वाड्रिसेप कुछ ऐसा ही नाम है इस एक्सरसाइज का। ऐसे जोर से दबाओ, ऐसे दिन में करते जाओ, आपका पैर ठीक हो जाएगा। यानी ये फिजियोथेरेपी, टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी है। फिर मैंने उसको पूछा कि 3-4 दिन में हो जाएगा, बोला नहीं नहीं नहीं, 3-4 दिन तो बहुत जल्दी हो गया, 1 महीना तो लगेगा कम से कम तेरे को, क्योंकि जो रिपोर्ट में जितना है कंप्लीट लिगामेंट टीयर, इतना तो वो बोल रहा था कि इतना कंप्लीट लिगामेंट टीयर नहीं है, थोड़ा बहुत तो टीयर है, क्योंकि तेरे पैर से दिख रहा है वो, क्योंकि थोड़ा बहुत वो हिल रहा था। जब वो नी के जॉइंट को ऐसे पकड़ के हिलाते हैं उससे पता चल जाता है कि कुछ तो है। तो उसने वही किया, फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से भी हम चले गए। फिर एक उम्मीद सी तो जागी थी, हाँ यार ज़्यादा नहीं है, आई कैन रिकवर अगर मैं फिजियोथेरेपी अच्छे से करूँ, जैसे कि उसने बताई थी। फिर उसने एक और चीज़ बताई थी कि अपने पैरों को हवा में रख के ऊपर वेट रख दे, वेट 1 तकिया 2 तकिया ऐसे तकिए रख के भी अब तुम कर सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है कर लूँगा, पर मैंने घर जाके फिर वो नहीं करी। फिर शाम को पापा आए ऑफिस से, पापा ने कहा कि मैंने उनको सब बता दिया कि दोनों डॉक्टर बोल रहे हैं, एक बोल रहा है सर्जरी होनी है, एक बोल रहा है 1 महीने तक फिजियोथेरेपी कर, उससे भी चांस है हो जाएगा। तो मैंने कहा पापा एक बार और किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा ने अपने कॉन्टैक्ट लगाए कहीं से, पूछा कि वडोदरा में सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कौन है। उसके पास गए, उसने तो पहले मेरे को लिटाया उसके बेड पे, फिर बोला अपना दोनों पैर सीधे कर। पहले उसने स्वेलिंग चेक की, इसमें तो नॉर्मल था, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। फिर उसने ये हिलाया वो हिलाया और मेरे को बताया कि ये तो तेरा टीयर्ड है, मतलब लीगामेंट पूरी तरह से टीयर है। पापा के सामने बोल दिया, मैं वहाँ कुछ भी बोल भी नहीं सकता कि पिछले डॉक्टर ने ऐसे बोला, क्योंकि उस डॉक्टर को मैं ऐसा बोलता कि हम पहले 2 डॉक्टर को दिखा के आ चुके हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। हमने कहा ठीक है, उसने भी जो जो बताया। उसने फिर नाम भी लिख के दिया कि वडोदरा में 2 सर्जन हैं जो लिगामेंट ACL की सर्जरी करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस की।
तो पापा ने नाम वाम ले लिए, बट हमने फिर यहाँ सर्जरी नहीं कराई। हमने फिर ठान लिया कि दिल्ली या मेरठ कहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ से। बट मेरे को टेंशन हो गई घर आके बहुत ज़्यादा देर तक कि यार अब मैं टूर्नामेंट कैसे खेलूंगा। 1 महीने से टूर्नामेंट के लिए मैं रेस्ट नहीं ले रहा, अपनी पैर की ऐसी तैसी करे जा रहा हूँ, एंड टूर्नामेंट नहीं खेल पाया तो बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी। सो पापा ने बोल दिया कि अब डॉक्टर सब मना कर रहे हैं, रहने दे, इस बार मत खेल। तो 14 डेट आई, 14 डेट को हम गए अपने कोच के पास, एंड कोच के पास गए, उनसे हमने बातचीत की टूर्नामेंट कब से आ रही है। उन्होंने सीधा बता दिया 16 मई से टूर्नामेंट है, यानी 2 दिन। तो और टेंशन हुई मेरे को कि यार अब 16 मई से टूर्नामेंट है, कैसे खेलूंगा। बट घर पे मैं बता के गया था कि मेरे जो क्रिकेट के जो कोच है यानी जो सर हैं, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा लिगामेंट टीयर हुआ है। बस उनको इतना बोलना है कि लिगामेंट में दिक्कत है, थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी करनी है 1-2 हफ्ते तक, तब जाके ठीक होगा। तो पापा ने सीधा वही बोल दिया कि इसको दिक्कत है लिगामेंट में, डॉक्टर से हमने बात करी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा फिजियोथेरेपी। वो सर ने भी ज़्यादा पूछा नहीं कि टीयर वीयर तो नहीं, उन्होंने भी ठीक है बोल दिया। एंड फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि तेरे को स्क्वाड में तो रहना है ना, टीम के साथ आएगा वाटर बॉय एज अ मतलब हेल्प करने के लिए। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, क्योंकि उसमें मेरे पास एक चांस था कि अगर एक मैच भी मैं खेल सकता था। उन्होंने बस बोला कि स्क्वाड में रहे, अगर तेरे को लगता है तू फिट है तो तू एक मैच भी खेल सकता है। एंड आगे जाके मैं खेला भी था एकदम पूरे लिगामेंट टीयर से। 37 ओवर मैंने फील्डिंग की थी उस मैच में, मैं आपको बताऊंगा। उसमें बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, क्या क्या हुआ था वो सब अभी आपको आगे बताऊंगा। तो 16 मई को हम गए, सुबह बस आई थी लेने, बस से हम गए ढबोई। ढबोई मतलब वडोदरा से थोड़ा दूर है, 30 to 35 किलोमीटर्स। तो वहाँ जाके मैच था। अब ये मैच में हमारे साथ क्या हुआ, जीते हारे, हम ये इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा होता जाएगा। बट उस दिन जो सर से बात हुई थी, सर ने बोला ठीक है ऐसी इंजरी होती रहती है। सर ने मतलब थोड़ी मेरे को हौसला दिया कि इंजरी होती रहती है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर स्पोर्ट्स पर्सन को हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कि अब ये टूर्नामेंट मिस हो रही है, क्योंकि पिछली बार भी हुई थी अंडर 16 की, तब भी सर को यही था कि यार इस बार खिलाना है इसको, पिछली बार इसकी मिस हो गई थी। बट फिर भी इस बार इंजर्ड हो गया, तो सर को थोड़ा लगा कि यार ये इतने साल हो गए इसको, 2-3 साल हो गए टूर्नामेंट नहीं खेला अभी तक, अब फिर इंजर्ड हो गया। पर सर ने कहा कि देख अगर तेरे को लगता है तू फिट है तो मेरे को सीधा बता दे, तेरे को अगले दिन वाले मतलब अगले दिन ही प्लेइंग 11 में ले लूंगा, जिस भी मैच में तू अगर फिट लग रहेगा तो। मैंने कहा ठीक है सर। तो जो जीते हारे वो सब नहीं बताऊंगा। 16 मई को मैच थी, तो उसमें हम गए डबोई, खेल के आ गए। वहाँ पे पानी वानी पिलाया, बढ़िया भाग भाग रहा था, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी, बस बॉलिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से मैच नहीं खेला। फिर उसके अगले दिन 17 मई को फिर से मैच थी किरण मोरे के सामने, वो हम जीत गए थे। वो कैसे जीते थे, कितने रन से, सब कुछ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अंडर 19 लेट जयसिंह राव टूर्नामेंट की, मतलब टूर्नामेंट का नाम है लेट जयसिंह राव। सो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट वो मैच हम जीत गए थे। उसमें जब लंच का टाइम हुआ था, मतलब 50 ओवर्स के बाद एक बीच में लंच का सेशन आता है, उसके बाद दूसरी इनिंग चालू होती है, वनडे टूर्नामेंट था। सो उसमें मैंने लंच के टाइम सर को बोला सर थोड़ा फिट लग रहा हूँ, बॉलिंग डाल के देखूँ। यानी सोच सकते हो 3 दिन पहले सर को मैंने बोला था कि सर फिट नहीं हो, नहीं खेल पाऊंगा, 1 से 2 हफ्ता लग जाएगा। एंड 3 दिन बाद मैंने सर को बोला सर फिट लग रहा हूँ, थोड़ा मतलब बॉलिंग डाल के दिखा दूँ आपको। तो थोड़ी टारगेट बॉलिंग की। सर ने कहा जिस दिन जैसे तू उस दिन नेट में फेंक रहा था उसमें तेरा बिल्कुल एफर्ट नहीं लग रहा था, बट अब थोड़ा एफर्ट लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर। पर उन्होंने कहा कि अभी तेरा पूरा एफर्ट नहीं लग रहा तो अभी रहने दे, क्योंकि डू और डाई मैचेस थे। अगला वाला जो था वो डू और डाई था, उसमें अगर हम जीतते तो क्वार्टर फाइनल जाते, हारते तो नीचे मतलब टूर्नामेंट से बाहर, क्योंकि 3 मैच होते, 3 में से 2 जीतनी पड़ती हमको। एंड पहला वाला हम हार गए थे डबोई में। उसके साथ था कौन थी, वडोदरा वेटेरन्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम, नाम नहीं याद। वो मैं सेपरेट वीडियो में सब देख के बताऊंगा, अभी पूरा फोन वोन में चेक करना पड़ेगा कौन थी वो। बट जो भी था, उसके बाद 17 मई को मैच हो गई। उसके बाद थी 19 मई को मैच। उसमें वो हमारे ग्राउंड पे थी, होम ग्राउंड पे SGSA के। तो उसमें गए, उसमें हम जीत गए एकदम बैर स्ट्रोक मार्जिन से, यानी उसमें क्वालिफाई होने भी मैं नहीं खेला। एंड उस मैच में थोड़ा इतना बढ़िया माहौल बन गया था ना, क्या बताऊँ मैं आपको। उधर की तरफ किरण मोरे वाली टीम हमको पोक कर रही थी, क्योंकि उनका मैच जल्दी खत्म हो गया था, आके वो लोग हमको पोक करने लग गए, क्योंकि हम हारने वाले थे। हम एकदम ऐसी सिचुएशन पहुंच गए थे कि हम मैच हार ही जाएंगे, एंड हम जो क्वालिफिकेशन है उस रेस से बाहर हो जाएंगे, एंड क्वार्टर फाइनल नहीं खेल पाएंगे। तो एट द एंड लास्ट ओवर था, 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। उसमें क्या क्या हुआ, कहाँ बॉल गई, वो सब तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में इतना बता दूं कि डायरेक्ट हिट लग गई। सेकंड रन जब भाग रहा था बैट्समैन, तो 1 इंच से वो रह गए, डायरेक्ट हिट लग गई। एंड हम सब चल गए ग्राउंड में, एंड कमॉन कमॉन किरण मोरे वालों को करने लग गए, क्योंकि बाल भवन जिस टीम से हमारा मैच था उनको तो हमने कुछ बोला भी नहीं, बट उनके ऊपर हम चढ़ गए पूरा वाला। एंड बाल भवन, किरण मोरे, हमारी SGS से, ये सब क्या बोल रहा हूँ वो सब आपको सेपरेट वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये सब छोड़ो,
फिर क्वार्टर फाइनल के बीच हमको 5 दिन का गैप मिला था, क्योंकि 19 को मैच हुई थी, हम क्वालिफाई कर गए उसमें, एंड क्वार्टर फाइनल थी 24 को, तो 5 दिन का गैप था। तो 20 और 21 को सर ने का रेस्ट दे रहा हूँ मैं, एंड 22 एंड 23 को प्रैक्टिस करने आना है। तो मेरे दिमाग में एक चला कि 5 दिन है, मैंने सर को बोल दिया कि सर 5 दिन है, आई कुड प्ले द मैच, आई कैन बिकम फिट फॉर द नेक्स्ट मैच। तो सर ने बोला देख ले तो अपने हिसाब से, मैं तो खिला लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम क्वालिफाई हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में वैसे भी स्पिनर नहीं है हमारी टीम में, क्योंकि इकलौता ऑफ स्पिनर मैं था, बाकी जो सारे ऑफ स्पिनर्स थे वो पार्ट टाइमर थे, इकलौता परफेक्ट ऑफ स्पिनर, परफेक्ट बॉलर ऑफ स्पिनर मैं ही था। सर ने कहा देख लेते, ऑफ स्पिनर की जरूरत भी है हमको। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो वो जो मैंने आपको डॉक्टर बताया था ना, कि जिसने मेरे एक्सरसाइज बताई थी, जिसने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी से हो जाएगा, उसका नाम था हिमांशु पटेल। तो उसने मेरे को जो बताई थी कि इसको छोड़ो, एंकल ऊपर की तरफ खींचना है एंड अपनी नी को नीचे प्रेस करना है जोर से। तो वो एक्सरसाइज मैं 2 दिन 3 दिन लगातार करी मैंने, 22 23 तक। मतलब जिस दिन वो मैच खत्म हुआ, जिस दिन हम क्वालिफाई हुए, उसी दिन घर पे जाके मैंने चालू कर दी वो एक्सरसाइज करनी। एंड हर घंटे जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे टीवी देख रहा हूँ, फोन देख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत, मतलब पढ़ाई तो की नहीं थी, छोड़ो, क्योंकि वैकेशन का टाइम था, क्योंकि 1 तारीख से वैकेशन चल गई थी हमारे स्कूल की, तो पढ़ाई तो नहीं, बट फोन देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, मूवी वूवी देख रहा हूँ। तो उसमें अपने पैर को यही कर रहा था, ये एक्सरसाइज करता गया, सेम सेम एक्सरसाइज हर घंटे कुछ कुछ देर करता था। तो मेरे को फिर एक फील आई कि यार थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ आई है नी में। तो पास में ग्राउंड है, वहाँ गया, थोड़ा जंपिंग करी, थोड़ी जॉगिंग करी, ऐसा लगा कि थोड़ा पहले से बेटर है। जंपिंग में तो थोड़ा पेन हुआ मेरे को, बट जॉगिंग में नहीं हुआ। तो मैं गया फिर 22 को वापस से, जब अकेडमी में सर ने बुलाया था 22 एंड 23 को प्रैक्टिस करने, क्योंकि 24 को मैच था, क्योंकि 4 दिन तो रेस्ट नहीं दे सकते। तो 22 को सर ने बुलाया, एंड उसमें मैंने बॉलिंग डाल ली, सर को दिखा भी दी, सर देख लो। सर ने कहा थोड़ा एफर्ट कम लग रहा है अभी, बट पहले से बेटर है। तो सर ने कहा ठीक है तू खेल लेना। तो वो 2 दिन मैंने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर ली, एंड मैच के दिन 37 ओवर फील्डिंग भी करी। सो कैन यू इमेजिन कि लिगामेंट टीयर के साथ 37 ओवर्स फील्डिंग, वो भी ऑपरेशन के 8 दिन पहले, यानी कि इंजरी के मेरे को 1.5 महीने बाद मैं 37 ओवर्स फील्डिंग कर रहा हूँ। एंड फील्डिंग में ऐसा नहीं होता कि खड़े रहना पड़ता है, हर ओवर बाद आपको चेंज होना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, एंड भाग के जाना पड़ता है, एंड वो भी लिगामेंट टीयर के साथ। सो फॉर मी दैट्स एन इनक्रेडिबल थिंग कि मैंने वो मैच खेला एंड आई डेब्यूटेड। मतलब बहुत कमाल का मैच था वो, उसमें मेरा डेब्यू था, मतलब अंडर 19 टूर्नामेंट में, एंड उसमें मैंने लिगामेंट टीयर के साथ 37 ओवर्स फील्डिंग कर ली। भाई कमाल की बात थी। एंड कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई लिगामेंट टीयर के साथ कोई मैच खेल रहा है, क्योंकि लिगामेंट टीयर ऐसा होता है कि भाई चलने में भी दिक्कत कर देता है आदमी को। बट तब मैंने थोड़ी आइसिंग वाइसिंग करके उसको शेक वेक के भाई फिजियोथेरेपी करके 5 दिन के अंदर रिकवर हो गया, एंड आई प्लेड दैट मैच। एंड जो मेरी टीम का कैप्टन था उसको मैंने बोल ही दिया था कि देख भाई, मिड ऑन लॉन्ग ऑन, मिड ऑन लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन फाइनल है, यही जगह करूंगा मैं, और कहीं नहीं करूंगा। क्योंकि और कोई जगह में फील्डिंग करता तो मेरे को क्विक रहना पड़ता, क्योंकि मैं इतना क्विक रह नहीं पाता, क्योंकि इंजरी हुई है। मैंने बस कैप्टन को इतना बोला कि थोड़ा इंजर्ड हो, क्विक नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मेरे को जहाँ मैं रहना चाहता हूँ वहाँ रहने दे। मतलब कैप्टन मैं उसको बस एज अ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मेरी एज का ये बहुत फ्रेंडली रहते हैं। ऐसे प्रैक्टिस का टाइम कोई किसी को फील नहीं होने देता कि यार ये मेरा कैप्टन है या मेरा सीनियर है, एकदम सेम लेवल पे खेलते हैं। तो उसको मैंने बोला कि देख भाई यहीं पे करूँगा, क्योंकि 30 यार्ड के अंदर रह लूँगा, अगर मैं मिड विकेट रह लिया, स्क्वायर लेग, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, वहाँ पे फील्डर को क्या है, क्विक रहना पड़ता है, क्योंकि सिंगल ना ले ले बैट्समैन। बट मिड ऑन की तरफ लेना थोड़ा टफ हो जाता है राइटी बैट्समैन के लिए। राइटी मिड ऑफ पे भी आराम से ले लेगा, बट मिड ऑन पे थोड़ा टफ होता है, इसलिए वहाँ पे क्विक क्विक रहने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड मैन फाइनल कर रहा था, एंड बॉलिंग डाली मैंने 4 ओवर, और 4 ओवर में मात्र 9 रन। कैन यू इमेजिन, वनडे में 4 ओवर्स 9 रन। विकेट नहीं मिला वो बात अलग है, बट 5 ओवर भी मैं डाल सकता था, मतलब मैं पूरे 10 ओवर अपने कंप्लीट कर लेता, इतनी अच्छी बॉलिंग डाल रहा था। कैप्टन तो बोल, मतलब कैप्टन उसका नाम ध्रुव वाले, वो तो बोल ही रहा था कि तू डाल ले, बट उसको मैंने फिर चौथे ओवर के बाद मैंने ही मना कर दिया कि भाई बिकॉज ऑफ नी एफर्ट नहीं लग रहा बिल्कुल भी, नहीं हो रहा मेरे से, बॉलिंग नहीं होगी, मैं बस अब फील्डिंग करूंगा। भाई मेरा स्पेल किसी और की तरफ रोटेट कर दे एंड चेंज कर मेरे को, मेरे से बॉलिंग नहीं होगी। एट द एंड हम वो मैच हार गए, बट मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी वजह से हारे हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, कोई मिसफील्ड वगैरह नहीं की। वो बात अच्छी है कि कोई टफ कैच नहीं आया मेरे पास डाइव वगैरह वाला, या डाइव वाली मेरे को स्टॉप करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो होता तो मेरे से होता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ना मैं इंजर्ड हूँ, किसी और को नहीं पता था वहाँ पे कि मैं इंजर्ड हूँ। तो अच्छी बात थी कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई। एट द एंड वो मैच हम हार गए, कोई बात नहीं, क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए। एंड मतलब ऑल प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल इन दैट टूर्नामेंट। 16 से 24 तक टूर्नामेंट, 8 दिन का टूर्नामेंट था, सबने अच्छा खेला। एट द एंड वो टूर्नामेंट खत्म हो गई। फिर 3 दिन बाद 27 को हम चले गए गाँव, क्योंकि 30 की हमारी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि जो वडोदरा के डॉक्टर से वो इतने अच्छे हैं नहीं, तो हमने उधर की अपॉइंटमेंट ले ली। एंड उधर जाके 30 को हम गए। 27 को हम घर से निकले बाई कार,
अपने गांव के लिए। सो 28 मई को हम पहुंच गए एंड 29 को वहीं रुके, क्योंकि 2 घंटे का ही रास्ता है तो दिल्ली रुकने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, 2 घंटे में हम पहुंच गए थे। तो हम गए, 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 11 बजे निकल गए थे 30th ऑफ डेट को सुबह घर से। एंड उधर जाके हमने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर बोला कि देखो भाई, सीधी सादी बात है, अपॉइंटमेंट तुमने लिया है वो बात ठीक है, बट ACL का ऑपरेशन ही होने वाला है। हमने पूछा कि ऑपरेशन के अलावा कोई चांस? बोला नहीं। अब मैं उसको ये भी नहीं कह सकता था कि आई कांट बिलीव ऑपरेशन होगा, मेरी फिजियोथेरेपी से करवा दो, कुछ ना कुछ कर दो यार। बट क्योंकि यार 1990 से जो डॉक्टर ऑपरेशन करता रहा है, उसको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, भाई मेरी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसके सामने बोलने में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर दो ऑपरेशन, कब करना है? पापा ने पूछा कि कब करना है, तो उन्होंने बोला 2nd डेट और 7th ऑफ जून, मतलब 2nd जून और 7th ऑफ जून, ये 2 दिन वो फ्री है। बट 2nd जून को कहाँ फ्री है? दूसरी ब्रांच में, सर गंगाराम की, सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल की ब्रांच में। एंड सर गंगाराम जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे 7th ऑफ जून को। पापा ने कहा जल्दी कर दो, 2nd ऑफ जून को सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल में कर दो। 2,35,000 का हमारा खर्चा है उसमें। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस है ही तो क्लेम पास हो जाएगा। बट उसमें और इसमें बस डिफरेंस ये था कि जो 2nd जून को वो जो करते हैं वो सिटी हॉस्पिटल में करते हैं। सिटी हॉस्पिटल जो था वो बिल्कुल अभी अभी नया खुला था, कुछ साल पहले ही खुला है। एंड गंगाराम जो मेन वाला है वो बहुत पुराना है। जो गंगाराम है वो दिल्ली के एम्स को टक्कर देता है, तो यानी मान लो आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो 2nd ऑफ जून को नए स्टाफ रहते, नए डॉक्टर्स रहते, वीवी भासीन सर के साथ, जिसका मैंने आपको नाम बताया था अभी। वीवी भासीन बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो पापा ने कहा ये तो एक्सपीरियंस डॉक्टर है ही, अब लेट क्या करना, 5 दिन लेट होगा, इससे अच्छा भी कर ले। उनके साथ नए डॉक्टर होंगे कोई बात नहीं, बट वो तो करवा ही देंगे तेरे ऑपरेशन, या वही करने वाले ऑपरेशन, तो नए डॉक्टर की ज़्यादा सोच नहीं है। बट अगर उसमें करते हैं मेन वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वीवी भासीन के साथ और एक्सपीरियंस डॉक्टर रहते सराउंड में, तो वो और अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर देते। बट अब भी ठीक ठाक ही हुआ है ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 90 to 95% ACL ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल जाते हैं। प्रॉपर रिहेबिलेशन इज डन बाय द इंडिविजुअल। तो मेरे को भी रिहेबिलेशन में इस पर फोकस करना है। कल रात ही अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर की, वीडियो कॉल पे हमने बात की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या बात बताई उसने। कुछ एक्सरसाइज भी बताई है मेरे को पैर बैंड करने की, वो सब बाद में बताऊंगा। बट अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऑपरेशन के टाइम मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये देखो, ये मेरे ऑपरेशन से 2 दिन पहले की क्लिप है एंड 31 मई की। एंड 2nd जून को मेरा ऑपरेशन था। एंड आप देख लो कितने आराम से मैं खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, मतलब एकदम मज़े से। एंड कोई दिक्कत नहीं है। बट यही तो नहीं है, ये ACL में यही तो दिक्कत होती है, पता नहीं चलता आपको क्या कुछ दिक्कत है। अभी मैं ऐसे सामने चलूंगा, किसी को अगले को पता नहीं चलेगा कि मेरे पैर में कोई दिक्कत है। ये ACL साइलेंटली डैमेज हो जाता है। बट उस रात को फिर हम क्रिकेट भी खेले थे एंड 11 बजे तक खेले थे। 8 या 8:30 बजे हमने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। ये देखो धीरे धीरे फ्रेंड्स इकट्ठा हो रहे हैं। ये उसी रात की क्लिप है जब हम सब खेल रहे थे, सारे अंकल, मेरे पापा भी थे एंड सारे मेरे फ्रेंड्स मेरी एज ग्रुप के। एंड मैं विकेट कीपिंग कर रहा था। बट मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरे स्पोर्टिंग करियर में अगले 2-3 महीने या 4-5 महीने, 6 महीने भी कह सकते हैं, शायद से लास्ट मैच होगा किसी भी स्पोर्ट का, क्योंकि मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेल पाऊँगा अगले 5 या 6 महीने तक बिकॉज ऑफ ACL सर्जरी। 2nd ऑफ जून को ऑपरेशन की हमारी डेट थी। तो सर डॉक्टर ने कहा था कि 2nd ऑफ जून को सुबह 7 बजे खाली पेट, विदाउट एनी ब्रेकफास्ट और विदाउट एनी टी वगैरह, मतलब चाय वाय पीने को भी मना, खाली पेट बिल्कुल, उसने बोला था कि आ जाना है। तो हमें घर से निकलना पड़ा 4 बजे। कुछ क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम निकल रहे थे, कैमरे की क्लिप्स, एंड हॉस्पिटल की क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये क्लिप है सुबह 4:45 की, जब हम घर से निकलने ही वाले थे। ये हमारी थार खड़ी है सामने, वो जो 2 गेट दिख रहे हैं वो दोनों घर हमारे हैं, एक ताऊ जी का एक पापा का है। एंड मैं अभी ताऊ जी के साथ ही खड़ा था फाइल लेके। एंड जस्ट पापा आने वाले, फिर हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो फाइल्स है इसमें सारी MRI की रिपोर्ट है एंड बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी उधर चाहिएंगी, क्योंकि उनको MRI वगैरह ले जाना पड़ता है। एंड इसमें अपॉइंटमेंट जो हमने लिया था उसकी भी फाइल्स है कुछ, वो भी चाहिए। पापा आ चुके हैं एंड अब फटाफट से निकलने वाले हैं हम। तो हॉस्पिटल पहुंच के उन्होंने मेरी BP वगैरह किया एकदम, मतलब पूरा कहते हैं ना एडमिशन वगैरह होता है, कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाए बहुत सारे एंड सब चीज़ करवा ली उन्होंने। फिर मेरे कपड़े बदलवाए, मेरे को वो दे दिए जो पेशेंट्स को ड्रेस पहनाते हैं, शर्ट पहना दिया एंड ट्रैक पहना दिया, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। जब मैं, ये फोटो तब का है कि जब मैं ऑपरेशन सेंटर से, मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था, उस तब का है ये। ऑपरेशन हुआ मेरा 9 बजे चालू, मेरे को मतलब 7:45 के अराउंड अंदर ले गए वो OT के अंदर। OT के अंदर एक कैबिन है, वहाँ मेरे को लिटाया बहुत देर तक। तो फिर उन्होंने मेरे को बॉटल चढ़ाने के लिए इस हाथ में 2 इंजेक्शन लगाए,
सॉरी इस हाथ में लगाए थे, आई फॉरगॉट। सो इधर इंजेक्शन लगाया, वो नहीं लगा, फिर उसको निकाल के वापस लगा। मतलब इस इंजेक्शन से बहुत डर डर लगता है मेरे को, बहुत पेन होता है ये। 2 इंजेक्शन लगाए, दोनों मतलब उनको नस में लगाने थे, नस में लगता है ये इंजेक्शन, तो उनको मेरी नस नहीं मिली, नस नहीं मिली। उन्होंने दोनों बार ट्राई करा, नहीं मिला। फिर लेफ्ट हैंड में लगा दिया 8 दिन एंड जाके उन्होंने लेफ्ट हैंड में उनको मेरी नस मिल गई, उसमें जाके उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। मतलब 3 इंजेक्शन लगे, मैं सोच रहा था 1 इंजेक्शन लगेगा, बिकॉज बहुत पेन करता है इंजेक्शन यार भाई। उस टाइम पर बहुत रोया मैं। मतलब सबको पेन नहीं करता, कुछ कुछ को इंजेक्शन से डर लगता है, इंजेक्शन फोबिया भी होता है बहुतों को। आई डोंट नो, मेरे को फोबिया वोबिया तो नहीं है, बट डर लगता है, पेन होता है। फिर उसके बाद बॉटल वॉटल चढ़ा दी उन्होंने मेरे को। फिर उन्होंने मेरा जो ट्रैक होता है वो निकलवाया। सो नर्स भी थी उधर, बट उन्होंने पर्दा लगा के मेरे को अंदर की तरफ रखा था एंड ट्रैक उतरवाया। एंड मेरे जो ये पैर है, मतलब जिसमें ऑपरेशन होना था, उसके पूरे हेयर ट्रिम कर दिया। होगा शायद से ऑपरेशन से पहले करते हो, ताकि सही से ऑपरेशन हो जाए। पूरे लेग के हेयर ट्रिम कर दिया उन्होंने ट्रिमर से। एंड उसके बाद मेरे को ऐसे ही ले गए अंदर। अंदर ले जाके मेरे को उन्होंने ओटी में ले गए, मतलब आई मीन ओटी में ले गए। एंड ओटी में ले जाके उन्होंने बेड शिफ्ट करा, मेरा दूसरे बेड पे लिटाया मेरे को। एंड ऐसे बैठाया सीधा, बोला सीधा बैठना, हिलना नहीं है। एंड एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, वो तो आपको पता है कितना लंबा होता है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, वो मेरे को लगा उन्होंने। एंड मैंने सोचा यार बस एक ही बार लगवाऊंगा। उन्होंने बोला एक ही लगता है, ये 2 बार नहीं लगता एनेस्थीसिया का। मैंने बहुत मतलब एकदम आंसू निकल गए थे मेरे जब वो इंजेक्शन लगा रहे थे। बोला ये बहुत पतला होता है, जितना पेन तेरे को इसमें हुआ इससे आधा पेन होगा। और जब वो इंजेक्शन लगा, स्पाइनल कॉर्ड में लगता है वो मेरी, और बैठ के लगवाया था ताकि ताकि नीचे की तरफ असर जाए। एंड वो बेहोश भी करते हैं, बट बेहोश नहीं करवाना था मेरे को, क्योंकि मेरे को देखना था ऑपरेशन। क्योंकि जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मतलब सुन करने के बाद वो तुमको टीवी में दिखाते हैं, कैमरा कैमरा अंदर डाल के। एंड आर्थोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था मेरा, एसीएल मेरी जो हैमस्ट्रिंग थी उसमें से ग्राफ्ट निकाल के, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो उस ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तो एनेस्थीसिया लगा दिया मेरे को। बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। फिर लिटा दिया। मतलब उन्होंने आधा एनेस्थीसिया लगाया था, पूरा नहीं लगाया, आधा लगाया था बस, ताकि जल्दी से असर खत्म हो जाए इसका। फिर डॉक्टर सर आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मेरे को पहले ऐसे जो पैर होता है उस पैर से करके बोला फील हो रहा है कुछ, मैंने कहा नहीं। फिर एक सुई ली, सुई से मारा, मैंने कहा हाँ फील तो हो रहा है। उन्होंने कहा, फिर बोला कि पैर उठा के दिखा, मैंने पूरा जोर लगा, पैर उठ भी गया, क्योंकि एनेस्थीसिया में कभी ऐसे होता नहीं है पैर उठ जाए जो। तो पैर उठ गया। उन्होंने बोला इसको एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ, फिर से लगाओ। फिर अगली बार उन्होंने पूरा एनेस्थीसिया लगा दिया मेरे को। फिर मेरी मतलब जिस चीज़ से मैं डर रहा था उसी वही चीज़ 5 बार हो गई। जहाँ मेरे को 2 इंजेक्शन लगने थे, एक हाथ का और एक एनेस्थीसिया का, वहीं मेरे को 5 लग गए। 3 इसमें लग गए हाथ में, दोनों हाथ के मिला के, एंड 2 एनेस्थीसिया के। भाई वो बहुत पेन हुआ उस टाइम पर, क्या बताऊँ मैं। एंड ये तो कुछ नहीं, उस दिन की रात भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ। फिर वो पेन तो चलो मैंने सह लिया। उसके बाद आता है ऑपरेशन का टाइम। उन्होंने फिर से मेरे को सुई मारी, बोला फील हो रहा है, मैंने कहा नहीं। बोला पैर उठा, पैर भी नहीं उठा। उन्होंने बोला ठीक है असर हो गया इस बार एनेस्थीसिया का। एंड उन्होंने फिर क्या किया, मतलब मेरे को कैमरे में सब दिख रहा था। पहले तो बाहर ही रखा था उन्होंने कैमरा, एक सुई डाली ऐसे करके अंदर तक पूरी। बोला कि कुछ हुआ, मैंने कहा फील तो हुआ पर दर्द नहीं हुआ। फिर वो सुई निकाल के एक चक्कू डाला, चक्कू ऐसे फाड़ दिया पूरा, मतलब कट मार के फाड़ दिया। फिर उसके अंदर कैमरा डाला, मेरे को पूरा अपने लिगामेंट दिखाया। लिगामेंट मेरा पूरा कचुम्बर बन गया था लिगामेंट का, इस तरह से हो गया था लिगामेंट, पूरा चूरा बन गया था लिगामेंट का। वो फटाफट उन्होंने साफ करा, पूरा साफ करके फिर मेरा मेनिशियस देखा। मेनिशियस भी आई थिंक कुछ होता है लिगामेंट वगैरह ही, उन्होंने फिर वो साइड में होता है, वो जाकर मेरा देखा, पूछा कि तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं हो रही। फिर उन्होंने मेरे को बताया तेरा मेनिशियस बच गया, अगर मेनिशियस का ऑपरेशन होता तो वहाँ भी तेरे को लगता के लगते। मैंने कहा ठीक है थैंक यू सर, बच गया वो, अच्छी बात है। अगर मैं और कुछ दिन जाता और कुछ दिन खेलता तो शायद वो भी मेरा डैमेज हो जाता। फिर उन्होंने लीगामेंट साफ वाफ करके मेरी इस तरफ एक और छेद किया। बोला इधर तेरे को कैमरे से नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि इधर से अंदर गया। यहाँ छेद करके मेरा हैमस्ट्रिंग तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से छेद करके हैमस्ट्रिंग तक पहुँच गए। हैमस्ट्रिंग से एक ग्राफ्ट निकाल लिया उन्होंने। ग्राफ्ट का नाम आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, 7.5 सेंटीमीटर का इतना लंबा ग्राफ्ट था वो। मेरे को दिखाया उन्होंने एकदम अपनी आंखों से। वो मैं उनको कहता था कि मेरे को छू छू के देखना है, वो भी मैं कह सकता था, बट मैंने नहीं कहा कि चलो छोड़ो। छू के देखने में थोड़ा डिफरेंट सा फील होता है कि यार मैं अपने बॉडी के पार्ट को छू पा रहा हूँ अंदर के, बट चलो ठीक है। फिर वो मेरे को अपनी आंखों से दिखाया एंड वो मेरे लिगामेंट की जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया, स्क्रू टाइट कर दिया उसमें। शिफ्ट करने के बाद प्लास्टर लगा दिया एकदम ऊपर से, नी ब्रेस बना दिया। नी ब्रेस भी मैं आपको भी दिखाऊंगा, पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, टेंशन की तो बात नहीं, क्योंकि अभी मैं ये पैर फोल्ड नहीं कर सकता या ये उठा भी नहीं सकता इतना जितना कैमरे में आ जाए। तो नी ब्रेस बना दिया। उसके बाद मेरे को ले गए बाहर,
बाहर एकदम अपने, मेरे जो पापा मम्मी वेट कर रहे थे, पेरेंट्स वेट करते, वहाँ नहीं ले गए, जो मेरा ऑफिशियल रूम होता है वहाँ नहीं ले गए, कैबिन जो होता है वहाँ नहीं ले गए, ओटी में ही रखा मेरे को। तो 9 से 11 तक 2 घंटे का मेरा ऑपरेशन चला था। उन्होंने मेरे को मना किया था कि सिर नहीं उठाना, फिर भी मैं तो हूँ हरामी, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे, उन्होंने पता सिर उठाने को क्यों मना किया था ऑपरेशन के टाइम? क्योंकि एनेस्थीसिया का असर अगर इधर तक पहुंच गया तो बहुत सिर दर्द होगा। उन्होंने कहा 10-15 दिन तक फिर तेरा सिर दर्द नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं उठाऊंगा। और पीछे 2 डॉक्टर खड़े थे, एक नर्स थी, एक डॉक्टर थे, मतलब मेल मेल डॉक्टर। तो उन्होंने बोला था सिर नहीं उठाना, फिर भी मैंने ऐसे चोरी छुप के उठा के देखा। तब मैंने देखा मेरे खून खून पूरा घुटना पूरा ब्लड से हो चुका है यार। फिर मैंने तुरंत, उन्होंने फिर मेरा सिर ऐसे नीचे दबा दिया, पीछे वाले जो डॉक्टर खड़े थे, उन्होंने कहा सिर नहीं उठाना। फिर उसके बाद एक एक और चीज़ करी थी उन्होंने, एक धागे से मेरे पूरे लिगामेंट को पकड़ा था, उसको फिर ऐसे खींचा, उससे पूरी मेरी बॉडी हिल रही थी, कैन इमेजिन, पूरी बॉडी। और मेरे को फील भी हो रहा था, घबराहट सी भी हो रही, यार क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये लिगामेंट खींच के दिखा रहा हूँ, तेरा टाइट है कि नहीं, बस ये चेक कर रहा हूँ, स्क्रू टाइट हो गया कि नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे थे मेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर खींचा, उसमें मेरे को ऐसे उन्होंने सामने से बोला कि सिर ऊपर करके देख ले 2 मिनट के लिए, फिर वापस नीचे करवा दिया। फिर बोला कि तेरे को कल तक पूरा सिर नहीं उठाना, 24 घंटे तक। तो ले गए मेरे को बाहर, बाहर ले जाके उसी वहीं लिटा दिया जहाँ पेशेंट्स लेटते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के पास नहीं भेजा अभी तक। फिर 9 से 11 तक ऑपरेशन चला, 11 से 3 बजे तक मेरे को वहीं लिटाया। एंड उस टाइम पर मेरे को पेन इतना हो रहा था ना, मतलब एनेस्थीसिया का असर तो खत्म नहीं हुआ था, बट पेन हो रहा था, फील हो रहा था कि यार कुछ हुआ है मेरे घुटने में, फील तो हो रहा था, और थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही। मैंने कहा मेरा फ़ोन ले आओ बाहर जाके, फ़ोन भी नहीं ला रहे थे। मैंने कहा बाहर जाने दो, अब ऑपरेशन हो गया। वो भैया थे उधर, कोई डॉक्टर ही थे, भैया थे, बोले कि नहीं बाहर बाहर भी नहीं जाने देंगे। मैंने कहा नींद का इंजेक्शन दे दो या पेन किलर दे दो, पेन हो रहा है। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिर मैं ऐसे लेटे लेटे आँख बंद करी, थोड़ी देर बहुत सो गया, 1 बजे तक सोया, फिर वापस उठा, फिर वापस सोया, फिर 3 बजे मेरे को बाहर ही ले गए वो, पेरेंट्स से मिलवाया, तब मेरे को थोड़ी संतुष्टि मिली कि ठीक है। ताऊजी वाऊजी भी आ गए थे, 2 ताऊजी आ गए थे, दोनों ताऊजी देखने आ गए थे, रिलेटिव्स देखने आ गए थे, आई मीन। एंड फिर मेरे को अपने कैबिन में ले गए, मतलब जो रूम देते हैं पेशेंट्स को अलग से, उसमें उसमें लिटा दिया। एंड फिर शाम के 7 बजे मेरा एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगा। एंड ये पॉइंट था जब मेरे को सबसे ज़्यादा पेन होने वाला था। 6 से 7 बजे के बीच में मेरा एनेस्थीसिया का असर पूरा खत्म हो गया। 7 के बाद जो पेन, जिस लेवल का पेन हुआ है मुझे भाई, बता नहीं सकता मैं। भाई इस लेवल का पेन हुआ, उन्होंने इतने पेन किलर्स दे दिए, बॉटल में चढ़ाए जा रहे पेन किलर, बॉटल में पेन किलर ही पेन किलर चढ़ाए जा रहे, बट मेरा पेन कम नहीं हो रहा, इतना पेन हो गया था। मैं सो नहीं पाया पूरी रात। मैंने कहा नींद की गोली दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ नहीं हो दिया उन्होंने नींद का, दे बोल रहे नहीं दे सकते नींद का क्योंकि अनतीसा है तेरे में, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहे थे, अब मेरे को भी इतने अच्छे से याद नहीं। बट उन्होंने मना कर दिया कि नींद का तो कुछ नहीं देंगे तेरे को, पेन किलर दे सकते हैं, पेन किलर दिए जा रहे हैं, बट पेन कम नहीं हो रहा। और उसके अलावा एकदम मेरा जो बेड था उसके ऊपर ही टीवी लगा रखा था, तो उसी में मैं हाइलाइट्स देख रहा था, मुंबई वर्सेस पंजाब की, जो कि क्वालिफायर 2 हुआ था। उसी की हाइलाइट्स पूरी देख ली मैंने। श्रेयस अय्यर ने 87 रन आई थिंक बनाए थे, उसमें 4 छक्के मारे थे अश्विनी के ओवर में, लास्ट सेकंड ओवर जो था उसमें जिता दिया था। सो वो मैच में देख रहा था, तो उसमें मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा था, पेन से थोड़ा अलग डाइवर्ट हो रहा था। फिर फ़ोन देखा थोड़ी बहुत देर, तो नींद आ गई मेरे को फिर से। पर नींद पता कैसे आ रही थी, 15 मिनट आई, फिर वापस पेन से जाग गया, फिर थोड़ी देर आई, फिर जाग गया, फिर थोड़ी देर आई, फिर जाग गया। फिर रात के 3 बजे वापस आई नर्स, पेन किलर देने, पेन किलर दिया, मतलब बॉटल बदली, एक्सचेंज, बॉटल चेंज करी पूरी उन्होंने। इस तरह की हालत हो गई थी, इतना गंदा पेन हुआ था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम्हें। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, हार्डेस्ट नाइट आफ्टर एसीएल सर्जरी, तो वो बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड नाइट। एंड इनफैक्ट मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड नाइट ही पेन हुआ सबसे ज़्यादा, थर्ड नाइट में पेन नहीं हुआ, बट सेकंड नाइट मैं आपको बताऊंगा सेकंड नाइट में क्या हुआ। फर्स्ट नाइट तो चलो निकल गई कैसे कैसे। फिर अगले दिन सुबह 12 बजे मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। फिर डिस्चार्ज करके मैं अपने गांव नहीं गया, गाजियाबाद चला गया, वहाँ मेरे ताऊ जी का घर है, उनके घर रुका, क्योंकि गांव जाता तो मेरा पेन वैसे ही होता। गांव में आपको तो पता ही, सराउंडिंग कैसी हो जाती है, इतने लोग देखने आ जाते हैं, तो उस टाइम पर फिर पेन में रहना और सबके साथ बातचीत करना थोड़ा अ, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, मेरे से होता भी नहीं कि सब बैठे हैं और मैं अपने पेन में रो रहा हूँ अलग से। इसलिए फिर गाजियाबाद रहने का डिसाइड कर लिया, वहीं रुके। 3 तारीख को हमको डिस्चार्ज किया था, मतलब मेरे को। एंड हॉस्पिटल में यार एक चीज़ बुरी लगी मुझे, एक ही सोफ़ा था, वहीं पापा मम्मी सोए थे। एंड मेरे को मतलब थोड़ा दुखी सा भी हुआ यार, मैं क्या कर दिया मैंने, ये इससे अच्छा तभी करवा लेता, तो मेरे को नौबत ही नहीं आती ऑपरेशन की, तभी हो जाता। मम्मी पापा एक सोफे पे लेटे यार, थोड़ी देर पापा सो रहे थे, फिर थोड़ी देर मम्मी सो रही थी। मुझे बहुत बेकार सा लगा वो चीज़ यार। कहाँ मतलब, कहाँ मैं, मेरी गलती की वजह से उनको सहना पड़ रहा है।
बट ठीक है। फिर जब डिस्चार्ज हुए तो ताऊ जी के घर गया था मैं, एंड वो भी एम्बुलेंस से जाना पड़ा। हमारी जो कार थी थार, उसमें मैं बैठ नहीं पाता क्योंकि पैर मेरे को एकदम सीधा रखना है। उन्होंने मेरे को वॉकर भी दिया था, क्रचिस दिए थे, वो मैं आपको दिखा दूंगा एंड में। क्रचिस दिए थे, उससे बोला कि तेरे को इससे चलना है एंड ये पैर नीचे नहीं टेकना है जब तक तेरे स्टिचेस कट ना हो जाए। मतलब उन्होंने टाके दिए थे, वो कट ना हो जाए। तो गाजियाबाद रुके कुछ दिन, 5 दिन हम रुके, 7 डेट तक। 7 जून को हम वापस गाँव आ गए। एंड उसकी भी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं गाड़ी से उतर रहा था। कैमरे में रिकॉर्ड है सारी चीज़, तो वो भी क्लिप। तो एज यू कैन सी, मैं गाड़ी में मतलब मिडल ऑफ द सीट में बैठा था, एकदम ले करके, जैसे लेट लेट जाते हैं, मतलब बस पैर सीधा था, मैं ऊपर से थोड़ा बैठा था। एंड अब मैं मतलब नीचे उतर रहा हूँ एंड क्रचिज़ खोल लिए। मतलब क्रचिज़ थोड़े लंबे हैं तो उनको बंद करके रखना पड़ता है। क्रचिज़ यानी बैसाखी जो हम बोलते हैं, वॉकर्स, तो वो यहाँ पे मैं खोल रहा था। एंड अब उनसे लेके मेरे को सीढ़ियाँ चढ़नी है एंड वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है क्योंकि सीढ़ी अभी तक मैं चढ़ा नहीं था। 5 दिनों में वहाँ एक बार भी सीढ़ी नहीं चढ़ा हूँ मैं, क्योंकि उधर सीढ़ी नहीं थी, वो नीचे वाला घर था। तो भाई गांव में जो लोग खड़े थे एंड मेरे दोस्त कुछ थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट कर दिया, ऊपर चढ़ने में हेल्प कर दी। मतलब अभी तो सिर्फ पापा कर रहे हैं, बट उन्होंने भी फिर थोड़ा हाथ लगा दिया मेरे को ऊपर चढ़ाने में, क्योंकि मैं एक पैर से सीढ़ी चढ़ रहा था, ऊपर से बैसाखी थी मेरे हाथ में और दूसरे पैर पे जोर नहीं आना चाहिए, और पहली बार कर रहा हूँ ये चीज़, तो थोड़ा सा नई चीज़ थी मेरे लिए, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को। बट फिर अंदर जाके मैं आराम से खाट पे लेट जाता हूँ एंड कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, देख लेना। एंड फिर जब गाँव में जाके लेटा, तो ये फ़ोटो देखो आप, जब मैं गाँव में जाके लेट गया था तब का फ़ोटो है ये। इतने लोग बैठ गए आके, एंड भाई वही मैं बता रहा था आपको, अगर मैं तभी चला था इतनी सराउंडिंग में मेरे से रहा नहीं जाता। एक तो पेन हो रहा होता, ऊपर से सब बैठ के बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, मेरे से भी सिर में दर्द और हो जाता, इसलिए गाँव में नहीं गया मैं। एंड उस टाइम पर सब बैठे थे, सब पूछ रहे थे क्या क्या हुआ, मैंने सब बता दिया सबको, क्योंकि तब पेन नहीं था, तब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गई थी इसमें। एंड मैं वॉकर से चल रहा था, एक पैर से जोड़ देना है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, एक पैर से जोड़ दे रहा था उसमें मैं। बट ये वीडियो तब की है जब मेरे स्टिचेस कट हो गए, स्टिचेस कट होने के बाद की है। सो जब मैं गांव आ गया, फिर गांव मेरे 12 डेट को, यानी ऑपरेशन के 10 दिन बाद मेरे स्टिचेस कट होने थे। तो मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि एक बार जब मैं उत्तरायण के टाइम यहीं पर ही पतंग उड़ा रहा था, 2019 की बात है ये देखो, ये निशान दिख रहा है, ये उंगली का निशान है, यहाँ पे मेरे को टाके आए थे एंड वो डोरी वाले टाके थे। तो वो मेरे को सुन करके 2 इंजेक्शन लगा के टाके तो दे दिए थे उन्होंने, मतलब ये फट गया था तो टाके दे दिए। बट काटते टाइम उन्होंने सुन नहीं करा, काट दिया ऐसे ही। एंड मेरे को डर इसी बात का था कि जब वो मेरे पैर के स्टिचेस काटेंगे तब मेरे को कितना दर्द होगा। बट मेरे को तब ये नहीं पता था कि पैर के अलग टाइप के स्टिचेस होते हैं। जब उन्होंने फिर उधर से निकाला, मतलब जब मेरा ब्रेस निकाला, तब मैंने टाके देखे अपने, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि तब मैंने अपने टाके देखे, जब उन्होंने पूरा प्लास्टर कट कर दिया। तो 5 टाके इधर थे, मतलब इस तरह से जहाँ से उन्होंने ऐसे फोड़ा था, तो वहाँ 5 टाके एंड इधर 5 टाके। तो उन्होंने मेरे को पूछा तो राइट ही लेफ्ट ही डॉक्टर साहब ने, मैंने कहा राइट ही। तो उन्होंने मेरे लेफ्ट के तो खुद निकाले, ऐसे कैंची टाइप था कुछ कुछ उनका औजार टाइप था, उससे ऐसे उखाड़ दिए, स्टेपलर टाइप थे, स्टेपलर की जो पिन मारते हैं ना पेज पे, वैसे ही थे। तो वो उखाड़े 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 5 उखाड़ दिए, फिर इधर की मेरे को बोला उखाड़ने। मैंने एक उखाड़ा, 2 उखाड़ा, फिर तीसरा, मतलब दोनों परफेक्टली उखड़ गए, पर मैंने फिर उनको ही बोल दिया सर आप ही उखाड़ दो, मेरे से नहीं हो रहा। घबराहट सी हो गई मेरे को यार, कुछ खून वून ना निकल जाए इधर उधर से, फटवट ना जाए वापस से, या गलत एक तरफ से ज़्यादा उठ जाए। मैंने कहा तुम ही निकाल दो, तुमको एक्सपीरियंस है। उन्होंने फिर भी बोला तेरे को मौका दे रहा हूँ, तुम निकाल ले, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं सर आप ही निकाल दो, तो उन्होंने निकाल दिए। फिर उसके बाद मेरे को एक्सरसाइज बताई कि फिर से तेरे को ऐसे दबा के रखना है हर घंटे में 10 बार, जैसी मेरे को डॉक्टर ने बताई थी वो सेम एक्सरसाइज बताई उन्होंने, क्वाड्रिसेप वाली, कि हर घंटे 10 बार बताना है, कहीं फिजियोथेरेपी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोड़ना अभी भी नहीं बताया उन्होंने, बैंड करने के लिए अभी भी नहीं बताया था। तो उस दिन दवाई ववाई भी लिख दी। एंड एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, ये जो 10 दिन का गैप था ना, इनमें मेरे साथ बहुत चीज़ें घटी थी, बहुत पेन हुआ था इन 10 दिन में। सो क्या क्या हुआ था, सबसे पहले लूज मोशन। जब मैं गाजियाबाद में था, मैंगो शेक वगैरह पी लिया तो मेरे को लूज मोशन हो गया। एंड बार बार वॉशरूम जाना आना बहुत दिक्कत वाला काम हो रहा था, क्योंकि एक तो उससे चल रहा था एंड बार बार जाके बैठना उसमें, फिर खड़े होना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि एक पैर से सारा काम करना मुश्किल था। एंड इस पैर को एक बाल्टी पे रख देता था मैं, भाई बहुत सहा मैंने उस टाइम पर। फिर उसके बाद जब गाँव आ गया, गाँव में आते ही एसी में सो गया मैं। एसी लग रहा जिस कमरे में, उसी कमरे में मैं सो गया पापा के साथ। एंड अगले दिन सुबह बुखार हो गया मुझे, और बहुत तगड़ा बुखार हुआ। फिर अगले दिन मैं सो गया उस वाले दूसरे रूम में, तो उधर ही लेटा रहा, फिर दोपहर को भी उधर लेटा मैं, तो बुखार तो उतर गया। फिर उस वो दिन मेरा थोड़ा ठीक गया, फिर उसके अगले दिन भी मैं उधर ही लेटा कि वापस से बुखार ना चढ़ जाए, तो वहाँ लेटा। तो
क्या कहते हैं, गर्मी तो हो रही थी, 43-44 डिग्री का टेम्परेचर था दोपहर को। तो भाई मेरे को हो गई एलर्जी। अब दवाई मैं ले रहा था, गर्म दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने, वो दवाई ले रहा था मैं, पेन किलर वगैरह जो भी, गर्म गर्म तो होते ही है। फिर मुंह में छाले हो गए गर्मी की वजह से, और पूरे शरीर पे एलर्जी। एलर्जी मतलब समझ लो, दाने हो गए रेड रेड, घमोरियाँ घमोरियाँ हो गई, एलर्जी हो गई, जो भी था वो सब चीज़ें हुई मेरे को। वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, कि जो आप फोटो में देख रहे हो तो बहुत कम है, इससे डबल हो गई थी मेरे को आगे जाके ये चीज़ हुई। फिर डॉक्टर को मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं इन इन दिनों में। बोला कि ये तुझे पहले बताना था ना कि बुखार चढ़ा है, मैं तेरी दवाई चेंज करवा देता। मैंने कहा फ़ोन वोन नहीं करा आपको, वो सोचा कि उतर जाएगा अपना। फिर उन्होंने दवाई ववाई दे दी लिख के, और मेरे को एक चीज़ और बोली, तेरे में B12 की कमी है, B12 की दवाई दी है मेरे को 3 महीने की, एंड 3 महीने की कैल्शियम की कोई दवाई है, एंड 10-10 दिन की दवाई दी थी, स्टिचेस कटने के बाद वो सारी तो खत्म हो गई। तो 10 दिन में ये सारी चीज़ें घटी थी मेरे साथ। अभी बहुत पेन हुआ था भाई, कि कुछ अब वीडियो में सारी चीज़ बताई नहीं जाती, एंड मैं बता भी नहीं सकता, बहुत कुछ हुआ है। तो स्टिचेस कट गए, स्टिच कटने के बाद उन्होंने चलना बताया, बोला कि तू वॉकर ले, वॉकर के साथ चल दोनों पैरों से। मतलब पहले बस बोला था कि अपने इसी पैर से चलना, उस पैर को नीचे टेकना नहीं है। फिर बोला स्टिच कटने के बाद कि दोनों पैर से चल, कोई दिक्कत नहीं, तो 4-5 दिन में विदाउट वॉकर चलने लग जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर 4-5 दिन में विदाउट चल गया। मैं सोचा जल्दी ठीक हो जाएगा, बट ऐसा इतना आसान नहीं है। फिर आई 22 डेट, यानी 10 दिन बाद स्टिच करने के। हमारी ट्रेन की टिकट करवा दी थी पापा ने। पापा पहले आ गए थे, उनको कुछ काम था यहाँ पे, गांव से पहले इधर आ गए थे। फिर हमको बोला कि देख अब तू चल पा रहा हो तो तू बता, तू आ सकता है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। फिर उन्होंने मेरठ से टिकट बुक कर दी हमारी, क्योंकि मेरठ क्या है, 2 प्लेटफॉर्म है बस, एंड दोनों में तुम नीचे से ही चेंज कर सकते हो, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीढ़ी चढ़ने में मैं कहाँ स्टेशन पे सीढ़ी चढ़ पाता यार, घर पे ही मुश्किल से वॉकर चढ़ रहा था मैं, वहाँ कहाँ चढ़ पाता। तो मेरठ से कर दी, मेरठ से फिर हम वडोदरा उतर गए। एंड वडोदरा भी एक अच्छी चीज़ हुई कि प्लेटफॉर्म 1 पे उतर गए। प्लेटफॉर्म 3 या 4 पे उतरते तो सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के आना पड़ता, तो प्लेटफॉर्म 1 पे उतर गए। एंड पापा सोच रहे थे फ्लाइट में ले आऊंगा इसको, बट फ्लाइट में भी नहीं आ पाता, क्योंकि फ्लाइट में फिर ऐसे हो जाता, पैर पैर मोड़ना पड़ता, इतना चल चल भी नहीं पाता अंदर तक मैं। तो ट्रेन ही सही था, सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन था। फिर यहाँ आ गया, 23 डेट को सुबह हम 12 बजे यहाँ पे पहुँच गए। एंड फिर उसके बाद 26 डेट को अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। डॉक्टर ने दोनों ऑप्शन दिए थे कि तुम वीडियो कॉल, अगर तुमको वापस से वडोदरा जाना है, उनको हमने बता दिया था वडोदरा के, उन्होंने बोला तुमको वडोदरा जाना है तो वीडियो कॉल पे कर लेना, अगर यहीं रह रहे हो तो आके दिखा देना 26 ऑफ जून को। लेकिन 27 ऑफ जुलाई को हमको वहीं जाके दिखाना पड़ेगा उनको, उनके सामने। तो 26 ऑफ जून को, 27 है, कल ही उनकी वीडियो कॉल आई थी, एंड उन्होंने मेरे को ब्रेस खुलवाया, अंदर जो स्टिचेस पे जो पट्टी थी वो निकलवाई, एंड वो सब आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। उन्होंने ब्रेस खुलवाया, उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बताई है, उस सब मैं आपको एक्सरसाइज भी अभी दिखाऊंगा। सो ये सारी चीज़ें घटी थी मेरे साथ। एंड अब देख रहे हो, इतनी सी लापरवाही पूरा मेरा 1 साल खा जाएगी। उन्होंने सीधा मना करा 1 साल तक कोई स्पोर्ट नहीं खेलना, नोथिंग। एंड 3 महीने बाद ही मैं थोड़ा जॉब वॉक कर पाऊंगा। 3 महीने तक मेरे को यही समझ लो टाइप ऑफ बेड रेस्ट है। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा अब स्कूल में एग्जाम कैसे होंगे पता नहीं, मिस करूंगा या दे पाऊंगा, आई डोंट नो। बट अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा दूँ उसने क्या क्या बताई थी। बट वो सब दिखाने से पहले एक चीज़ और बोल दूँ कि यार आपको कोई इंजरी हो तुरंत वो डॉक्टर को दिखाओ, मेरी तरह लापरवाही मत करना। मैंने बहुत हल्के ले ली ये चीज़ें। सबसे पहले जब मेरे को फुटबॉल खेलते टाइम लगी थी शुरू में, सबसे 12 अप्रैल को, अगर मैं वही सीरियस ले लेता तो वापस ये चीज़ ही नहीं होती, वही मैं डॉक्टर को तुरंत दिखा देता। तो रिग्रेट इस चीज़ का हो रहा है कि मैं डॉक्टर को बताया भी नहीं कि ट्विस्ट ट्विस्ट हुआ था यार। बट ठीक है यार, अब जो हो गया हो गया, आप गलती मत करना ये। एंड बाकी अब देखते हैं, 6 महीने तक तो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाऊंगा। 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट मतलब अपने क्रिकेट खेल सकता हूँ, फुटबॉल खेल सकता हूँ। उसके लिए तो मेरे को पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा, यानी 9 to 12 मंथ्स का उसमें रिकवर टाइम होता है। बट 6 महीने बाद ऐसा ये साइकिलिंग वाइकलिंग कर सकता हूँ, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। बट 3 महीने तक तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। 3 महीने तक मतलब ये समझ लो मेरा बेड रेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉगिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह वो सब मैं 3 महीने बाद कर सकता हूँ। तो 3 महीने तक मेरा बेड रेस्ट रहने वाला है। एंड बेड रेस्ट में दिक्कत है, एंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन की इतना तुम खेलते हो, तुमको आदत है खेलने कूदने की, बट अब तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ रहा है, वो भी इतने टाइम तक, वो भी लेटे लेटे। तुम टाइम कैसे काटो, फोन टाइम, टीवी टाइम, मतलब कितना देख लोगे यार तुम फोन दिन में। मैं तो देख देख के थक गया हूँ, मेरे को 1 महीना होने वाला है ऑपरेशन के बाद, एंड फोन देख देख के मतलब दिमाग, मतलब इसका शौक ही हट गया है। जैसे जब हम ठीक होते हैं तब हम, जैसे मैं अकेडमी जाता हूँ वहाँ टाइम कट जाता है, स्कूल जाता हूँ वहाँ टाइम कट जाता है, तो फ़ोन थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट अब पूरे दिन फ़ोन फ़ोन देखूंगा तो चीज़ बोर कर देती है। फ़ोन देख लिया, टीवी देख लिया, कोई मूवी देख ली, भाई बहुत बोरिंग लगती है चीज़। एंड स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि मैं।
कोई एथलीट के लिए भी बहुत बहुत बेकार चीज़ होती है बेड रेस्ट। तो भाई जितना हो सके इंजरी से दूर रहना, प्रिवेंट करो अपने आप को इंजरी से। मेरे को तो हो गई, अब टाइम तो काटना है, 1 महीना काट लिया, 2-3 महीने और काटने हैं, उसके बाद जॉगिंग वगैरह तो डेली करनी है। मैं रिहेबिलिटेशन पे फोकस करूंगा ताकि थोड़ा जल्दी से मैं खेल पाऊँ कुछ ना कुछ। बाकी देखते हैं अब टाइम कैसे कटता है। टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है लेटे लेटे यार, अकेलापन महसूस होता है, लेटे लेटे टाइम नहीं कटता, बहुत चीज़ें होती हैं। ये मैंने अभी 1 महीने में एक्सपीरियंस कर लिया है बहुत कुछ, बट अब 1-2 महीने और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंजरी हुई है तो इसको अब सहना भी पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे टाइम कटता है। वैसे तो कट जाएगा, कोई ना कोई मूवी चलाता हूँ, वेब सीरीज देख लेता हूँ, फ़ोन देख लेता हूँ, गेम वगैरह खेल लेता हूँ। अब गांव में क्या था, गांव में कोई ना कोई दोस्त आके बैठ जाते थे, यहाँ पे इतना होता नहीं है। बट अब ये देखो, मैं पूरे दिन अंदर लेटा था, बट दोपहर के टाइम 1 या 1:30 बज रहा होगा, मैं बाहर आके लेट गया था। एंड मेरे फ्रेंड्स भी आके बैठ गए थे, मतलब आते रहते हैं ऐसे बैठने, अंदर भी आ जाते हैं, बट मेरे को भी थोड़ा बाहर रहने का मन करता है, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया था। भाई गांव में यही तो है मज़ा, मतलब फ्रेंड्स आ जाते हैं या कोई भी आके बैठ जाता है, या हम अकेले भी लेटे रहे तब भी टाइम कट जाता है। बट क्योंकि वहाँ हम बाहर लेट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ बाहर नहीं लेट सकता मैं, ना ही पूरे दिन फ़ोन चला सकता हूँ, ना ही पूरे दिन टीवी देख सकता हूँ, बोर हो जाते हैं भाई अब। बट ठीक है, मोबाइल से टाइम कट जाता है वैसे तो अब, क्योंकि दिन में सोता हूँ इतना हूँ मैं, लेटे लेटे कभी कभी भी सो जाऊँ, कभी भी जाग जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को कुछ करना तो है नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, टाइमिंग नहीं है। अब पढ़ाई वढ़ाई शुरू करूँगा, फ़ोन वोन तो बहुत देख लिया, 12th वैसे पढ़ाई वढ़ाई करूँगा, टाइम कट जाएगा। एंड एक और चीज़ की शेड्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं अकेडमी जाता था, अकेडमी से आने के बाद स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद क्या क्या करना था वो मेरे को पता था। जैसे स्कूल से आने के बाद मैं 1 घंटे का नैप लेता था, फिर कुछ देर फ़ोन देख लिया, फिर अकेडमी जाने की तैयारी, कपड़े वपड़े पहनने में टाइम वाइम, खाना वाना खाता था, तो उसमें टाइम कट हो जाता था। अब क्या, लेटे रहना है, लेटे रहना है, कुछ करना नहीं है। एंड वैसे ही जब मैं अकेडमी से आता था तो पढ़ाई कितनी देर करनी है, कितनी देर बाद सोना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो आगे मेरे को शेक वेक बनाना होता था, तो उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता था। फिर खाना खाने में कुछ टाइम मैं टीवी देख लेता था, फिर कुछ टाइम पढ़ लेता था, एंड सोने से पहले कुछ देर फ़ोन देख लिया। तो ऐसे टाइम मतलब डिवाइड हो जाता है कि ये काम में इतना टाइम जा रहा है। अब तो लेटे रहना है, कुछ करना नहीं है, तो कुछ टाइम टेबल वगैरह कुछ कर नहीं सकता। बट अब पढ़ाई वढ़ाई करूंगा तो आई थिंक 12 ऑफ जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, PA1, तो आई थिंक सो कि मैं दे पाऊँ जाके एग्ज़ाम। एंड तब तक अभी मेरे पास 10-15 दिन का टाइम है 12 ऑफ जुलाई के लिए, तो तब तक शायद से मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊँ तो एग्ज़ाम देने के लिए जा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो अभी से क्यों पढ़ाई करूँ, बाद में ही कर लूँगा, ये नहीं सोच सकता। शायद से मेरे को एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। बट वो सब तो ठीक है। और मैं एक और चीज़ कह रहा था कि मेरे को चलते टाइम, सीढ़ी चलते टाइम, वॉशरूम में भी, बाथरूम में, जो भी मैं नहाने जा रहा हूँ या फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब मेरे को अपने पैर को बहुत ज़्यादा केयर करके रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पैर का। यानी इतनी सी इतनी एक्टिविटी भी कर रहा हूँ ना, उसमें मेरे को अपने पैर का इतना ध्यान रखना है कि ये गलती से कुछ हो ना जाए इसमें। जैसे वॉशरूम जा रहा हूँ, कहीं गीला है तो वहाँ से स्लिप ना हो जाए पैर, सीढ़ियों पर उतर रहा हूँ तो गिर ना जाऊँ, स्लिप स्लिप हो गए पैर। चल रहा हूँ तो उसमें भी ध्यान रखना है कि मतलब ट्विस्ट ना हो जाए पैर, जैसे जोर से ना चल लूँ या तेज ना चल लूँ, भाग ना दूँ गलती से। क्योंकि मेरे को आदत है कभी कभार, अब भी, मतलब ऑपरेशन के बाद भी कभी कभार मैं थोड़ा तेज चलने लग जाता हूँ, उसकी आदत है मेरे को, वो मेरे को प्रिवेंट करना है। इसलिए मेरे को ध्यान इस पर रखना है कि मेरे को चोट लगी है, तेज नहीं चलना है, आराम से चलना है, बिना इसको जोर दिए। एंड स्कूल में भी अब यही होने वाला है, मतलब स्कूल में केयर कैसे रखनी है। जब मैं स्कूल में जा रहा हूँ, कॉरिडोर में चल रहा हूँ अपनी क्लास के पास तक, मतलब अपनी क्लास के अंदर जा रहा हूँ, फिर उधर से निकल रहा हूँ ब्रेक में, मतलब बाहर आ गया थोड़ा बहुत चलने, तो मेरा काम क्या है, मेरे राइट लेग पे सारा जोर है, लेफ्ट लेग पे नहीं, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है तो उस पर मैं इतना जोर देने नहीं वाला। एंड मेरा काम उसमें ये है कि मेरे को ध्यान रखना है कि कोई बच्चा बच्चा ब्रेक के टाइम बहुत भागते रहते हैं, भाग के आए, मेरे को धक्का वक्का ना लग जाए, क्योंकि क्या पता है बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ भी भाग भाग के कहीं पे भी कॉरिडोर में भाग लेते हैं वो। तो वो चीज़ मेरे को प्रिवेंट करनी है कि क्लास से ना ही निकलूँ मैं ब्रेक में, बट बाई चांस निकल गया, या सुबह जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तब किसी का धक्का लग गया, क्योंकि जब लेट हो रहे होते हैं, लेट तो नहीं जाऊँगा, जल्दी चला जाया करूँगा, बट जब कभी कभार लेट हो जाते हैं तो सब भागा दौड़ी रहती है कि फटाफट से असेंबली में जाके बैठना है, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स के सर हैं वो भारी खड़ा कर देते हैं और फिर डांटते हैं, घर भी फ़ोन करवाते हैं कि तुम लेट क्यों आए। मेरे को तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को इंजरी बता दूंगा सर कि लेट हो भी सकता है, मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। एंड उस टाइम पर क्या है, बच्चे सब भागा दौड़ी में रहते हैं, तो वहाँ भी मेरे को ध्यान रखना है कि कोई आके धक्का वक्का ना मार दे, तो इसकी बहुत केयर करनी है। इतनी सी इतनी चीज़, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे को उल्टा घूमना है, तो उसमें भी आराम से घूमना है, क्योंकि घूमते टाइम ट्विस्ट हो जाता है लेग, वो नहीं होना चाहिए। एंड ट्विस्ट होता है तो जैसे मेरा वो लेग था वो ऐसे ही ट्विस्ट हुआ था, आई थिंक सो ACL यहाँ पे ही होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो शायद से
टीयर हो गया था ट्विस्ट होने की वजह से ही। तो ट्विस्ट होने के बाद अब वापस से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना प्रिवेंट करना है इसको ट्विस्ट से। बाकी और तो कुछ नहीं है। अब टाइम काटना है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है टाइम काटना 1-2 महीने तक। 1-2-3 महीने तो मेरे को मिनिमम काटनी है, उसके बाद जॉगिंग वगैरह। सो वो बात की बात है। अब तो टाइम काटना है, स्टडी वडी शुरू करूँगा, बाकी देखते हैं। और दिस इज़ माई नी, ये जो नॉर्मल नी है, एंड ये देख लो ऑपरेशन वाली नी। यहाँ पे टाके आए थे 5 इस वाले एरिया में, एंड इस एरिया में 5 टाके आए। एंड इसमें खुजली तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, अब भी लगती है, बस मैं खुजा नहीं रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ खुजली। क्योंकि एक टावल बांधने को दिया उन्होंने मेरे को, ये ब्रेस है, आपको सही से दिखा देता हूँ। ये वाला ब्रेस है, देखो, इसको नी ब्रेस बोलते, ताकि मेरा पैर मुड़े ना, एंड जब भी मैं चलूँ तो जोर ना आए ज़्यादा पैर पे। क्योंकि ब्रेस मोड़ने से प्रिवेंट करता है पैर को, रात को गलती से सोते हुए भी ना मुड़ जाए, इसलिए। तो अब उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज ये वाली बताई है, देखो। पहले ये तो मैं जो आपको क्वाड्रिसेप वाली बता रहा था कि नी को नीचे दबाना है बहुत ज़ोर से, ऐसे करके पंजे अपनी तरफ खींचने हैं, ये वाली। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि 10 सेकंड तक तो उठा के पंजे अपनी तरफ खींच के एंड नी को प्रेस करना है नीचे, ठीक है। फिर अपनी एडी टच रखनी है नीचे, एंड एडी को अपनी तरफ खींचते जाना है, धीरे धीरे खींचना है। बोला है कि यहाँ पे तेरे को खिंचाव आएगा, एंड मेरे को इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, इससे ज़्यादा मेरे से मुड़ भी नहीं रहा अभी। एंड अभी धीरे धीरे ही होगा। उन्होंने बोला है कि 27 जुलाई तक तेरा 90 डिग्री, यानी इतना मुड़ जाना चाहिए जितना ये है, इतना, आई थिंक इतना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बोला है उन्होंने। अब ये मेरा धीरे धीरे मोड़ूंगा, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, धीरे धीरे मुड़ेगा। उन्होंने बोला है कि जब तेरा यहाँ पे कट कट की आवाज़ आ जाएगी तब समझना तेरी इंप्रूवमेंट हो रही। यहाँ पे कट कट की आवाज़ आएगी और एक यहाँ बीच में आएगी, ऐसा बोला है। हड्डी वड्डी चटकेगी या लिगामेंट जो उन्होंने नया डाला है कुछ तो होगा उसमें, तो ऐसा बोला है मेरे को। तो ये एक्सरसाइज बताई उन्होंने मेरे को। एंड आपको शीशे में दिखाओ दूँ मेरे पैर दोनों, ये देखो, ये नॉर्मल नहीं है एंड ये ऑपरेशन नहीं है। एंड ऑपरेशन के बाद मेरा पैर देखो कितना पतला हो गया, ये वाला, एंड ये वाला थोड़ा मोटा है। सो भाई, ओह, खड़ा भी नहीं रह जाता बिना ब्रेस के, क्योंकि जोर आ जाता है ना इस पे। वो तो मैं रह जा रहा हूँ, कभी कभार मना कर रखा है उसने मुझे बस। एंड ये देख लो स्वेलिंग, एंड यहाँ पे पट्टी बांध रखी थी पहले, ये देख लो, ये निशान दिख रहे हैं आपको, ऐसे स्टेपलर थे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे करके उसने निकाले ये। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है इसमें, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये रही अपनी बैसाखी, जिससे मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर रहा हूँ, एंड जो भी मतलब चल पा रहा हूँ इनकी वजह से चल पा रहा हूँ। एंड अभी थोड़ा फिलहाल मेरे में इम्प्रूवमेंट है, मैं विदाउट क्रच चल पा रहा हूँ। मतलब बैसाखी को इंग्लिश में क्रच बोलते हैं, इनको क्रच भी बोल सकते हैं हम। एंड अभी अब देखो मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ विदाउट क्रचेज, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। एक्सरसाइज तो करने वाला हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि जो मेडिसिन दी है वो तो कंटिन्यू रखनी है, और एक्सरसाइज करनी है दिन में 6 सेट 15 मिनट ईच, यानी 15 मिनट तक मेरे को ये करनी है हर 6 बार। मतलब एक बार में 15 मिनट करनी है मुझे, दिन में 6 बार करनी है, ऐसा बोला है। अब पेन तो इसमें होने वाला है, और भाई बहुत बहुत स्ट्रगल है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजरी जितनी हो सके उतनी प्रिवेंट करना। मेरी तो बहुत इंजरी हुई है, मेरा 3 बार ये वाला हाथ टूटा है, एक बार ये वाला हाथ टूटा है, अब जाके पैर टूट गया, इस हाथ में स्टिचेज आया, एंड बहुत मैनी इंजरीज आई है फेस्ड। भाई फेज ऐसा आता है ना, बहुत, ये वाला फेज बहुत दिक्कत वाला है मेरे लिए। 1 साल तक नो स्पोर्ट प्लेइंग एंड रिकवर होना, भाई बहुत बहुत दिक्कत है। एंड उसने बोला है कि अभी फिजियोथेरेपी नहीं लगानी है, घर पे जो मैंने तेरे को एक्सरसाइज बताई यही कर, अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत ले। बट अब देखते हैं क्या होता है यार। अब उसने ऐसा भी बोला है कि तेरा थोड़ा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो और बोनस है हमारे लिए, फ़ायदे वाली बात है अगर तेरी हो जाती है तो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो ट्राई करूँगा, जितनी आपने बताई उतनी डेली करूँगा, एंड इनफैक्ट करूँगा भी। अब मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ, पहले नहीं लिया था मैंने सीरियस, ऑपरेशन के बाद से मैं इस पैर को सीरियस लेने लग गया हूँ। काश तब सीरियस ले लेता तो अब ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। एंड बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने सीरियस ना लेके। बट आपको एडवाइस यही दूंगा कि अगर कुछ भी हो जाए इंजरी, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी माइनर इंजरी नहीं है, मेजर इंजरी है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। मैं माइनर इंजरी समझ के छोड़ दिया मैंने इसको। काश मुझे नॉलेज होती ना ACL की या लिगामेंट की, नी के लिगामेंट्स की, तो शायद से मैं बच जाता। बट अब ठीक है, ऑपरेशन हो गया, लाइफ है, ऊपर नीचे पड़ाव आते हैं, ऐसे फेज आते हैं बहुत कि तुम गिर रहे हो। बट अगर इतना बड़ा डाउनफॉल है तो कमबैक भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। सो यही सोच के सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि यार डाउनफॉल है, अभी नीचे हूँ मैं, बट ऊपर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, पहले जैसे स्पोर्ट्स खेलूँगा, एंड आई विल डोमिनेट अगेन।
सो बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, बस ये मैं आपको बताना चाहता था अपने ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में, ACL सर्जरी के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लीगामेंट बहुत गंदी चीज़ है, ACL लीगामेंट बहुत वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंजरीज है इन योर नी। सो जितना हो सके इसको प्रिवेंट करो। अब से भाई फुटबॉल तो खेलना बंद करूँगा यार मैं। फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है, इंजरी बहुत होती है इसमें। लास्ट ईयर यानी 2023 में नेमार को भी हुई थी, लेफ्ट साइड में ही ACL इंजरी, उसको भी ऑपरेशन हुआ एंड सितंबर 2024 में ही कुड प्ले फुटबॉल अगेन। यानी मतलब पूरे 11 महीने लग गए उसको भी रिकवर होने में। तो मैं तो कौन ही हूँ भाई, मेरे को 1 साल लग ही जाएगा रिकवर। ACL में भाई बहुत। एंड ये देखो यहाँ पे आपको लाल लाल दिख रहा होगा, इफ़ यू कैन सी, ये अभी भी एलर्जी है, अब तक एलर्जी नहीं गई है, उसने दवाई खाने के बाद भी, बॉडी से तो चली गई बट इसमें अब भी है एंड खुजली बहुत लग रही है इसमें अब भी। सो जो भी है इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गोना फाइन वन डे। सो इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। ट्रैवल ब्लॉग तो अब नहीं आएगा कुछ दिन तक, क्योंकि मैं घर से अभी निकल नहीं रहा हूँ कहीं भी, बेड रेस्ट ही करे जा रहा हूँ पूरे दिन पूरी रात। गांव में तो थोड़ा ठीक था कि गांव वाले मिलने, मेरे दोस्त मिलने आ जाते थे। यहाँ पे सब इतने फ्री होते नहीं है, कभी कभार मिलने आ गए तो ठीक है, वरना सबको अपने ट्यूशन क्लासेस स्कूल, भाई यहाँ पे फ्री नहीं होते। उधर क्या है, बस स्कूल जाते हैं, काम वाम करते हैं एंड फ्री रहते हैं उधर वाले गांव वाले। तो मेरे से मिलने आ जाते हैं, वहाँ थोड़ा मन भी लग जाता है उनके साथ। यहाँ अकेले पड़े पड़े बस फ़ोन टीवी यार दिमाग ख़राब हो जाता है। बट अब पढ़ाई शुरू करूँगा, 12th है, अब एग्ज़ाम छूट जाओ, बट बोर्ड्स तो नहीं छोड़ूंगा ना। बोर्ड्स तक तो मैं रिकवर हो जाऊँगा, फरवरी तक आई थिंक सो हो जाना चाहिए। अगर अच्छा रिहेबिलिटेशन में करूँ तो बोर्ड्स तो मेरे को देने ही है कुछ भी करके, तो उसकी तैयारी अभी से करने लग जाता हूँ। वैसे 3 महीने वेस्ट कर दिया है मैंने, अप्रैल मई जून अब ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल में स्कूल स्टार्ट हुई थी हमारी, मई में छुट्टी दी थी, जून में वापस से स्कूल स्टार्ट हुए थे। सो जून में तो मैं एक दिन भी गया नहीं हूँ, तब देखते हैं कब जा पाऊँगा कब नहीं जा पाऊँगा। वैसे तो मेडिकल लीव डाल दी है, बट इफ़ आई कैन गो आई विल डेफिनेटली गो। स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट यार, 12th है, जाऊँगा जरूर स्कूल। बट अब बाकी इस वाले ब्लॉग खरीदने रहता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। वहीं यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड वहाँ पे देखो, इफ़ यू कैन सी, सही से दिखाता हूँ, वेट, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे एंड उनको देख देख के मेरा जी ललचा रहा है यार कि मैं क्यों नहीं खेल पा रहा। बट अब मुझे भी पता है, सबको पता है रीज़न मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस नी जो इसने करा है मेरे साथ। ये इंजरी तो कभी नहीं भूलूंगा, हाथ टूटा मेरा बहुत बार, वो चीज़ शायद से मैं भूल भी जाऊँ, बट इस इंजरी को कभी नहीं भूलूंगा। बाकी आप एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं इसी में, मोड़ने वाली धीरे धीरे से। बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है इधर, बहुत ज़्यादा, बट जो भी है कर ले भाई।